गाँव में मैंने जानबूझकर फुल मार्क्स लाए, सिर्फ इसलिए ताकि उन 2 चाइल्डहुड फ्रेंड से थोड़ा दूर जा सकूं। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे याद दिलाया कि फर्स्ट प्रेफरेंस में हुआ यूनिवर्सिटी भरना मत भूलना। मैंने कैजुअली हाँ कह दिया, लेकिन अगले ही पल मैंने हजारों किलोमीटर दूर मौजूद जिंग यूनिवर्सिटी भर दिया। फॉर्म सबमिट करते ही पास में रखा फोन अचानक बज उठा। मैंने उठाकर देखा, जी सिनियन लाइफटाइम गार्डियंस नाम वाले ग्रुप में नए मैसेजेस आए थे। नाम तो अब भी 3 लोगों वाला था, लेकिन ग्रुप में अब 4 लोग थे। सॉन्ग जिंगनियन ने मैसेज भेजा था, हे मैंने रिजल्ट चेक किया, आराम से हुआ, यूनिवर्सिटी निकल गया, बहुत खुश हूं। अब आगे भी सबके साथ क्लासमेट बनकर रहूंगा, प्लीज मेरा ध्यान रखना। लेकिन मैसेज के आखिर में उसने सिर्फ सू मेंग्याओ और क्यून हेयुए को ऐड किया था। सू मेंग्याओ ने इंस्टेंटली रिप्लाई किया, तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचूंगी। क्यून हेयुए ने भी लिखा, सेम हियर, कॉलेज के फर्स्ट डे पूरा कैंपस जान जाएगा कि तुम इस यंग लेडी के प्रोटेक्शन में हो। उसके बाद तीनों मिलकर सॉन्ग जिंगनियन के लिए सेलिब्रेशन पार्टी की प्लानिंग करने लगे। पूरी चैट में मैंने एक भी मैसेज नहीं भेजा और किसी ने मुझे नोटिस तक नहीं किया। फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ वो ग्रुप नेम अब मेरा मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। मैं सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए बचपन से साथ बड़े हुए थे। जब हम पहली बार मिले थे तभी दोनों मुझसे ऐसे चिपक गई थीं जैसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती हों। मेरे 17th बर्थडे पर दोनों ने एक साथ मुझे कन्फेस कर दिया। मैं किसी एक को चूज नहीं कर पा रहा था और ऑनेस्टली अर्ली रिलेशनशिप भी नहीं चाहता था। मैं अभी मना करने ही वाला था कि दोनों ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। हमें थोड़ा टाइम दे दो, यूनिवर्सिटी के पहले दिन तुम अपना आंसर देना। उनकी आवाज ऑलमोस्ट प्लीडिंग जैसी थी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए टेम्पररी हाँ कह दिया। मुझे लगा था इस दौरान मैं अपनी फीलिंग समझ जाऊंगा, लेकिन फिर सॉन्ग जिंगनियन आ गया। वो हमारे घर की तरफ से स्पॉन्सर्ड गरीब स्टूडेंट्स में से एक था। अच्छे ग्रेड्स की वजह से उसका ट्रांसफर हमारे स्कूल में हुआ था। शुरुआत में वो ग्रैटिट्यूड के नाम पर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने उसे दया से हेल्प करना शुरू किया। उसने कहा उसके पास खाने के पैसे नहीं है, तो मैं अक्सर अपनी मील कार्ड से उसे खाना खिलाता था। उसने कहा पढ़ाई में पीछे रह जाता है, तो मैं अपना टाइम सैक्रिफाइस करके उसे क्वेश्चन समझाता था। उसने कहा उसका कोई दोस्त नहीं है, तो मैं उसे सू मेंग्याओ और क्यून हेयुए से मिलवाकर अपने सर्कल में ले आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि सिर्फ 3 महीनों में वो धीरे धीरे मेरी जगह ले लेगा। जब मैंने ग्रुप में 4 लोग हुआ यूनिवर्सिटी जाएंगे वाली बात देखी तो बस ठंडी हंसी आ गई। मैंने फोन रख दिया और घर में मौजूद सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए से जुड़ी सारी चीजें निकालकर फेंकनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरा एक बड़ा कार्टन भर गया। जब मैं वो सामान नीचे गार्बेज एरिया में फेंकने गया, तभी सामने से पार्टी से लौटती हुई सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए दिख गईं। उनकी नजर सीधा उस सफेद वेल पर पड़ी। बचपन में हम घर घर खेलते थे। दोनों हमेशा मेरी ब्राइड बनना चाहती थीं और उसी बात पर लड़ पड़ती थीं। आखिर में मैंने दोनों के दिए हुए वेल रख लिए थे, तब जाकर मामला शांत हुआ था। लेकिन तब भी उन्होंने कहा था, जब फ्यूचर में शादी होगी तो दूसरे वाले का वेल फेंकना पड़ेगा। मैंने उस समय इनोसेंट होकर पूछा था, तुम दोनों को कैसे पता कि मैं बड़ा होकर तुम दोनों में से किसी एक से ही शादी करूंगा? दोनों तुरंत नाराज हो गई थीं और इंसिस्ट करने लगी कि मुझे उनमें से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। लेकिन आज मैंने सिर्फ वेल ही नहीं, उनसे जुड़ी हर चीज फेंक दी थी। दोनों घबराकर तुरंत मेरी तरफ दौड़ीं। क्यून हेयुए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम हमारे दिए हुए गिफ्ट्स क्यों फेंक रहे हो? क्या अभी भी उस बात से नाराज हो? हाँ, हमने तुम्हारे घर का पासवर्ड जी नियन को बताया था। लेकिन वो तुम्हारा दोस्त ही तो है। हमें लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने अगर तुम्हारी चीजें यूज भी की तो हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे ना? तुमने वो पैसे ले भी लिए थे। नॉर्मली हमेशा काम रहने वाली सू मेंग्याओ की आवाज भी हल्का कांप रही थी। सिनियन, इतनी सी बात पर इतना एंग्री होना ठीक है, लेकिन सब कुछ फेंक देना? इतना एक्सट्रीम होने की क्या जरूरत थी? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे लिए उनका ट्रस्ट तोड़ना छोटी बात था, लेकिन मेरा उनका सामान फेंकना उन्हें अनबेरेबल लग रहा था। अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैंने सीक्रेटली अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बदल दी है, सिर्फ हमेशा के लिए उनसे दूर जाने के लिए, तो शायद वो सच में पागल हो जाएंगी। मैंने फ्लैट टोन में कहा, मैं नाराज नहीं हूं, बस इन चीजों में सीलन लग गई थी इसलिए फेंक दिया। दोनों ने ध्यान से मेरी आंखों में देखा। सच में नाराज नहीं हो? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, वैसे भी फ्यूचर में हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, तो फिर गुस्सा रखने का क्या मतलब? ये सुनते ही दोनों विजिबली रिलैक्स हो गईं। अगर खराब हो गया था तो फेंक देना सही है, बाद में हम तुम्हारे लिए नया खरीद देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा हूं बोलकर मुड़ गया। अगले कई दिनों तक सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए मुझसे मिलने नहीं आईं, लेकिन सॉन्ग जिंगनियन के लगातार अपडेट से मुझे सब पता चल रहा था। वे दोनों उसके साथ उसकी ग्रेजुएशन विश लिस्ट पूरी कर रही थीं।
पहली बार अम्यूजमेंट पार्क जाना, प्लानिटेरियम देखना, बुक्स में पड़ी हुई ग्रेट वॉल को अपनी आंखों से देखना, वे दोनों हर जगह उसके साथ थीं। मैं हर पोस्ट देखता और कभी कभी कैजुअली लाइक भी कर देता। फिर एक दिन मेरी जिंग यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर आ गई। मैंने अभी उसे रखी था कि डोरबेल बज गई। दरवाजा खोलते ही सामने सू मेंग्याओ और किन हेयुए थीं। सिनियन, हमारी एडमिशन लेटर्स आ गईं। तुम्हारी आई क्या? चलो साथ में लेने चलते हैं, मैंने शांत आवाज में कहा। जरूरत नहीं, मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। इतना कहकर मैं दूर बंद करने लगा, लेकिन सू मेंग्याओ ने जल्दी से दूर पकड़ लिया। रुको, मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है, चलो साथ में डिनर करके सेलिब्रेट करते हैं। नीड नहीं है, कुछ दिनों बाद वैसे भी क्लासमेट्स रियूनियन है, तब मिल लेंगे। मैंने बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से देखने लगीं। 3 दिन बाद क्लास रियूनियन था। मैं जैसे ही पहुंचा, कई क्लासमेट्स ने मेरे पीछे झांक कर देखा, फिर डिसअपॉइंटेड होकर बोले, अरे सिनियन, कीन ब्यूटी और सू टॉप स्टूडेंट कहाँ हैं? वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी ना। हाँ, सुना है तुम तीनों हुआ यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हो। फर्स्ट डे तुम्हें उनमें से किसी एक को चूज भी करना है। डिसाइड कर लिया किसे चुनोगे? मैं जवाब देता उससे पहले ही कुछ लोग जो हमेशा मुझे टारगेट करते थे हंस पड़े। चूज? अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा भी है? सू मेंग्याओ और किन हेयुए अब सॉन्ग जिंगनियन को ज्यादा पसंद करती हैं। इतना ऑब्वियस होने के बाद भी तुम लोग समझ नहीं रहे? पूरा ग्रुप हंसने लगा। उन्हें लगा था मैं एंग्री हो जाऊंगा, लेकिन मैंने एक नजर तक उनकी तरफ नहीं डाली। उनकी टीजिंग धीरे धीरे और अगली होती गई, लेकिन मैं फिर भी शांत बैठा रहा। तभी प्राइवेट रूम का दूर खुला। सू मेंग्याओ और किन हेयुए दोनों सॉन्ग जिंगनियन के दोनों तरफ खड़ी थीं, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही हों। वो लोग मुझे देखकर फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखो इसे, अब स्कूल ब्यूटी और जीनियस दोनों इसे इग्नोर कर रही हैं, फिर भी एटीट्यूड नहीं गया। एटीट्यूड नहीं भाई, ये तो अबैंडन डॉग लग रहा है। हा हा हा, सच में बिल्कुल स्ट्रे डॉग जैसा दिख रहा है। क्लास मॉनिटर जल्दी से सिचुएशन संभालने लगा। ठीक है, सब लोग बैठो, रीयूनियन शुरू करते हैं। पूरी गैदरिंग के दौरान वे तीनों सॉन्ग जिंगनियन का बेहद ध्यान रख रहे थे। पिछली बातों की वजह से उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं कॉर्नर में बैठा साइलेंटली फ्रूट प्लेट खाता रहा। मेरे चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं था। कुछ देर बाद किसी ने ट्रूथ और डेयर खेलने का सजेशन दिया। मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती मुझे भी शामिल कर लिया गया। कुछ राउंड्स बाद मैं हार गया। चलो शिनियन, अब अपना कोई सीक्रेट बताओ, मैंने मन ही मन हल्का सा हंसा। फिर मेरी नजर सू मेंग्याओ और किन हेयुए पर गई और मैंने धीरे से कहा, मेरा सीक्रेट यह है कि यूनिवर्सिटी शुरू होने वाले दिन मैं 2 चीजें हमेशा के लिए फेंक दूंगा। किसी को मेरे वर्ड्स का असली मतलब समझ नहीं आया। बस इतना? ये भी कोई सीक्रेट हुआ? अच्छा चलो, इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन बैड लक से अगला राउंड भी मैं ही हार गया। पूरे रूम में फिर शोर मच गया। सिनियन, इस बार ऐसे आसानी से नहीं बचने देंगे। हम इतने लोग हैं तो क्यों ना सीधे सू मेंग्याओ और किन हेयुए से पूछ लिया जाए, आखिर तुम दोनों में से किसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? जैसे ही ये सवाल पूछा गया, पूरा प्राइवेट रूम अचानक शांत हो गया। सब लोग गर्दन बढ़ाकर मेरे जवाब का इंतजार करने लगे। सू मेंग्याओ इतनी नर्वस हो गई कि लगातार कई बार पानी पीने लगी। किन हेयु भी कम नहीं थी, उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थीं कि एक पल के लिए भी ढीली नहीं हुई। मैंने दोनों की तरफ देखा और थोड़ी हैरानी हुई, अब जबकि उनकी पूरी दुनिया सॉन्ग जिंगनियन के इर्द गिर्द घूम रही थी। फिर भी मेरे जवाब को लेकर इतना नर्वस? मेरे होठों पर हल्की ठंडी हंसी आ गई। दोनों को। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक सॉन्ग जिंगनियन जोर से चिल्लाया। सब लोग पलटकर देखने लगे। उसके हाथ से शराब गिर गई थी और पूरा ड्रिंक उसके कपड़ों पर फैल चुका था। सू मेंग्याओ और क्वीन हेयु के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। एक ने जल्दी से उसके ऊपर डली जैकेट ठीक की, दूसरी ने तुरंत उसके लिए रास्ता साफ किया और उसे कपड़े बदलने ले गई। गेम बीच में ही रुक गया। अब जब टॉपिक का सेंटर ही चला गया था तो किसी का खेलने का मूड नहीं बचा। कुछ लोग धीरे धीरे बोलने लगे कि अब निकलते हैं, लेकिन क्लास मॉनिटर तुरंत बोला, अरे अभी मत जाओ, टीचर्स ने बहुत सारे फायरवर्क्स खरीदे हैं। सब लोग साथ में रिवरसाइड चलेंगे और फायरवर्क्स जलाकर अपने नए सफर की शुरुआत सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनते ही जाने की बात करने वाले लोग भी चुप हो गए। काफी देर बाद सॉन्ग जिंगनियन वापस आया। उसके साथ सू मेंग्याओ और किन हेयुए भी थीं। उसने एक एक्सपेंसिव कस्टम मेड सूट पहना हुआ था जो सू मेंग्याओ ने खरीदा था, और उसके पैरों में लिमिटेड एडिशन शूज थे जो क्वीन हेयुए ने गिफ्ट किए थे, मार्केट में जिनकी कीमत से ज्यादा उनकी रैरिटी फेमस थी।
चारों तरफ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वाह, कितना लकी है, काश हमारे लिए भी कोई इतना करता। सबकी आवाज़ों में जेलसी और एडमिरेशन साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने बस एक नज़र डाली और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद सब लोग फायरवर्क्स लेकर रिवरसाइड पहुंच गए। रात का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया। हर कोई चुपचाप अपने दिल में विशेस मांग रहा था। लेकिन तभी सॉन्ग जिंगनियन अचानक नदी की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया, मैं विश करता हूं कि सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए की सारी विशेस पूरी हों। ये सुनकर हमेशा कोल्ड रहने वाली सू मेंग्याओ की आंखों में भी हल्की नरमी आ गई। क्विन हेयुए भी धीरे से मुस्कुराई और प्यार से उसका चेहरा छूते हुए बोली, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? कोई अपनी विश छोड़कर दूसरों के लिए विश करता है क्या? सॉन्ग जिंगनियन मुस्कुराकर उनकी तरफ मुड़ा, क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए दोनों हल्का सा हंस पड़ी, फिर लगभग एक साथ बोली, तुम भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान? उनकी आवाजें सुनकर मुझे लगा जैसे हवा तक जरूरत से ज्यादा मीठी हो गई हो। मैं अब उनके पास एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप वहां से हटकर दूर एक कोने में चला गया और अकेले फायरवर्क्स देखने लगा। सॉन्ग जिंगनियन ने मुझे नोटिस कर लिया। उसने तुरंत सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए की स्लीव्स खींची। सिनियन शायद अपसेट है, उसने एक भी फायरवर्क नहीं जलाया। चलो ना, उसे थोड़ा चीयर अप करते हैं। लेकिन इस बार दोनों अजीब तरह से चुप रहीं। सू मेंग्याओ की आंखें गहरी हो गईं, जैसे उसके पैर जमीन में जड़ पकड़ चुके हों। क्विन हेयुए ने भी जानबूझकर दूसरी तरफ देख लिया। दोनों में से कोई भी मेरी तरफ नहीं बढ़ा। सॉन्ग जिंगनियन ने हेल्पलेस बनते हुए साय किया। ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं जाओगी तो मैं ही जाकर उसे सरप्राइज देता हूं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए फायरवर्क्स का एक बंडल उठाकर मेरी तरफ आने लगा। जब वो मेरे पीछे पहुंचा, उसने चुपके से फायरवर्क्स जला दिए और अगले ही पल उन्हें सीधे मेरे सिर पर फेंक दिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों की चीख निकल गई। मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। सिनियन! सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे लगभग पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ीं। जब मेरी आंख खुली तो सामने सिर्फ सफेद सीलिंग दिखाई दे रही थी। नाक में तेज डिसइंफेक्टेंट की स्मेल भर गई। मैंने हल्का सा हिलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर चाकू से काटा जा रहा हो। पास खड़ी नर्स ने तुरंत मुझे रोका। मत हिलिए, आपके शरीर पर काफी सीरियस बर्न्स हैं। गुड थिंग ये है कि आपको समय पर हॉस्पिटल ले आए, इसलिए स्किन बच गई, वरना इतने हैंडसम चेहरे पर परमानेंट स्कार्स पड़ जाते। मुझे बेहोश होने से पहले का सीन याद आ गया और दिल के अंदर ठंड उतर गई। मैं सच में नहीं समझ पा रहा था, कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन दर्द इतना था कि आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी नर्स फिर बोली, वैसे आपको दो बहुत खूबसूरत लड़कियां हॉस्पिटल लेकर आई थीं। जब आपको लाया गया था तब आप अनकॉन्शियस थे, इसलिए आपने नहीं देखा। दोनों लिटरली पैनिक कर रही थीं। जितने दिन आप कोमा में थे, उतने दिन वो दोनों भी ऑलमोस्ट यहीं रुकी रहीं। अभी मुश्किल से उन्हें रेस्ट करने भेजा गया है। चाहे तो मैं उन्हें बुला दूं? अगर उन्हें पता चला कि आप जाग गए हैं तो वो बहुत खुश होंगी। मैंने तुरंत रोक दिया, नहीं, मैं सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए से नहीं मिलना चाहता। नर्स ने सिर हिलाया और मेडिसिन ट्रॉली लेकर बाहर चली गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि दोनों भागती हुई मेरे रूम में आ गईं। नॉर्मली दोनों को क्लेनलीनेस ऑब्सेशन था, लेकिन आज उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। कपड़े भी कई दिनों से बदले नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और गिल्ट था। मुझे जागा देखकर उनकी आवाज कांप गई। सिनियन, तुम ठीक हो? सॉरी, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मैं कुछ कहता उससे पहले सू मेंग्याओ ने जल्दी से एक मोटा बंडल मेरी तरफ बढ़ाया। वो हाथ से लिखी हुई अपॉलॉजी लेटर्स थीं। सिनियन, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। इस बार गलती सच में सॉन्ग जिंगनियन की थी, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। तुम जितने दिन अनकॉन्शियस थे, वो भी उतने दिन गिल्ट में रहा। वो हर समय यही सोचता रहा कि तुमसे माफी कैसे मांगे। प्लीज, उसे फॉरगिव कर दो। उसकी बात सुनते ही मेरी हथेलियां गुस्से से लाल हो गईं। जला मैं हूं और उसके गिल्टी होने की जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी पड़ेगी? सू मेंग्याओ घबरा गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जिंगनियन बस तुमसे अपॉलॉजी करना चाहता है। मैंने उसकी बात काट दी। अपॉलॉजी चाहिए? ठीक है, उसे यहां लाओ और फिर उसे भी बिल्कुल मेरे जैसी चोट पहुंचाओ। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। क्विन हेयुए ने धीरे से भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी आवाज सॉफ्ट रखने की कोशिश की। सिनियन, इतना अनरीजनेबल मत बनो। जिंगनियन सच में बहुत गिल्टी फील कर रहा है। गिल्टी? मेरी हंसी निकल गई।
लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। अगर उसकी हालत देखकर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो फिर उसके पास जाओ ना। मेरे हॉस्पिटल रूम में क्या कर रही हो? दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। उन्हें समझ आ गया था कि अभी वो कुछ भी कहें, मैं नहीं सुनूंगा। किन हेयुए ने धीरे से कहा, सिनियन, मैंने पूरे शहर के बेस्ट डॉक्टर्स अरेंज किए हैं, तुम्हारे शरीर पर स्कार्स नहीं रहेंगे। डोंट वरी, सू मेंग्याओ भी तुरंत बोली। मैंने सू फैमिली के बॉडीगार्ड्स यहां छोड़ दिए हैं, तुम्हें जो चाहिए उनसे कह देना, हम रोज तुम्हें देखने आएंगे। इतना कहकर दोनों ने मुझे एक लंबी नजर से देखा और फिर चुपचाप बाहर चली गईं। दरवाजा बंद होते ही मैं दर्द से दांत भींचकर जोर जोर से सांस लेने लगा। होश आने के बाद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो चुका था। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चाकू एक साथ काट रहे हों। पता नहीं कितना समय बीत गया, फिर अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। शिनयान, माँ और पापा भागते हुए अंदर आए। बहुत दर्द हो रहा है ना? बस इतना सुनना था। मैं इतने समय से रोना रोक रहा था, लेकिन अब खुद को संभाल नहीं पाया। आंसू लगातार बहने लगे। माँ ने मुझे बहुत सावधानी से गले लगा लिया। उनकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं खुद नजर नहीं मिला पा रहा था। पापा का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। उन्होंने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारा। सच में हमने घर में सांप पाल लिया। वो सॉन्ग जिंगनिन जानबूझकर ऐसा किया है। आज से उसकी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद, और हम उसके खिलाफ हर पॉसिबल लीगल एक्शन लेंगे। काफी देर बाद जाकर मेरा मूड थोड़ा स्टेबल हुआ, लेकिन वर्क की वजह से माँ पापा को भी वापस जाना पड़ा। रूम फिर से खाली और शांत हो गया, लेकिन इस बार मुझे पहले जैसी लोनलीनेस महसूस नहीं हुई। मैं हॉस्पिटल में काफी लंबे समय तक एडमिट रहा। सू मेंग्याओ और किन हेयुए लगभग हर दिन मुझे देखने आती थीं, लेकिन मैं हर बार मिलने से मना कर देता। आखिर में दोनों रोज गिफ्ट्स और सप्लीमेंट्स रूम के बाहर रख जाती, इस उम्मीद में कि कोई नर्स अंदर पहुंचा देगी, लेकिन हर बार मैं वो चीजें ड्यूटी नर्सेस को दे देता। ऐसे ही समय बीतता गया और आखिरकार डिस्चार्ज वाले दिन सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए मुझे लेने अस्पताल पहुंची। शिनयन, तुम्हारे मॉम डैड बाहर बिजनेस ट्रिप पर हैं, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे दूसरी दिशा में मुड़कर जाने लगा, लेकिन सू मेंग्याओ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा थोड़ा भारी हो गया था। सिनियन, सिर्फ इसलिए कि तुम अपसेट हो, हमने काफी समय से सॉन्ग जिंगनियन से भी नहीं मिले। तुम उसे डिसलाइक करते हो, वो समझ आता है, लेकिन तुम हमारे साथ भी इतना डिस्टेंट क्यों हो गए हो? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं डिस्टेंट हुआ हूं? या फिर तुम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुझे अपनी दुनिया से बाहर धकेला है? मैं बस हल्का सा हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। तभी क्विन हेयुई अपनी कार लेकर सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सीधे रास्ता ब्लॉक कर दिया। अगर तुम कार में नहीं बैठे तो हम यहीं खड़े रहेंगे, और मैं गारंटी देती हूं इस रोड पर एक भी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। जैसे उसकी बात साबित करने के लिए पीछे से एक कार ने हॉर्न बजाया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता नॉइजी हो गया। मैं ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए आखिरकार कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर बैठा, दोनों ने मुझे खुश करने की कोशिश शुरू कर दी। सिनियन देखो, क्वीन हेयू ने चमकती आंखों से पेस्ट्री बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारी फेवरेट बेकरी की स्वीट्स हैं, तुम्हें हमेशा खाना था ना? मैंने बहुत लंबी लाइन में लगकर खरीदी हैं। वो बिल्कुल उस पपी जैसी लग रही थी जो अपने ओनर से प्रेज चाह रहा हो, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में मना कर दिया। अब पसंद नहीं है, बहुत स्वीट लगता है। मेरे जवाब के बाद कुछ पल के लिए उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। तभी सू मेंग्याओ ने एक ब्यूटीफुली पैक्ड मेडिसिन बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। कोई बात नहीं अगर तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं रही। ये ऑइंटमेंट मैंने विदेश के फेमस मेडिकल प्रोफेसर से मंगवाई है, तुम्हारे बर्न्स जल्दी हील होंगे। मैंने वो भी वापस उसकी तरफ सरका दिया। जरूरत नहीं, हॉस्पिटल की मेडिसिन्स काफी हैं। उसके बाद चाहे दोनों कितना भी केयर दिखाती रहीं, मैं हर चीज रिजेक्ट करता गया। तभी अचानक मुझे सीट के बीच कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। मैंने निकाल कर देखा, एक फोल्डेड पेपर था। उस पर लिखा था, जिंगनियंस एक्सक्लूसिव राइड। मैं अनायास हंस पड़ा। क्वीन हेयुई का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से वो पेपर छीना और जोर से फाड़ दिया। सिनियन, गलत मत समझना, पिछली बार मैं गेम हार गई थी, इसलिए पनिशमेंट में। उसकी जल्दबाजी देखकर साफ लग रहा था कि वो डेस्परेटली चाहती थी कि मैं मिसअंडरस्टैंड न करूं, लेकिन मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे क्या? फिर आंखें बंद कर लीं। मेरे इंडिफरेंट रिएक्शन से क्वीन हेयुई का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। कैसे मुझे क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने प्रॉमिस किया था। कॉलेज के फर्स्ट डे तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना था। सू मेंग्याओ की शांत आंखों में भी हलचल हुई।
उसने धीमे स्वर में पूछा। तो डिसाइड कर लिया? मैंने दोनों की तरफ देखा। ये सवाल तुम लोगों को सॉन्ग जिंगनियन से पूछना चाहिए। दोनों के चेहरे इंस्टेंटली बदल गए। क्यों पूछेंगे उससे? हमारा उसके साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं है। सिनियन, क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? लेकिन मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं। मैं अब उनकी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहता था। दोनों भी चुप हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि मैं बदल चुका हूं। पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं सच में उनकी परवाह करना छोड़ रहा था, और यही वो चीज थी जिससे वे सबसे ज्यादा डरती थीं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से एक्सप्लेन करना शुरू करें। आखिर में दोनों ने खुद को बस यही कहकर शांत किया, कॉलेज शुरू होने के दिन सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचते ही मुझे स्कूल टीचर का कॉल आया। सिनियन, इस बार तुम्हारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा। तुम पूरे सिटी टॉपर बने हो। स्कूल चाहता है कि तुम वापस आकर जूनियर्स को स्पीच दो और स्टडी एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अगर मैं स्पीच देने गया तो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बदलने वाली बात छिपी नहीं रहेगी। लेकिन आखिरकार मैंने हां कह दिया। वैसे भी ये बात एक न एक दिन सबको पता चलनी ही थी। मैं सिर्फ अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करने के लिए इसे छिपा रहा था। लेकिन अब सब तय हो चुका था। वे लोग चाहे जितना पैनिक करें, कुछ बदल नहीं सकता था। और ऑनेस्टली मैं जूनियर्स को कुछ यूजफुल स्टडी टिप्स देना चाहता था। उस दिन के बाद मैंने पूरी सीरियसनेस से अपनी स्पीच प्रिपेयर करनी शुरू कर दी। लेकिन जिस दिन मुझे स्टेज पर जाना था, उससे ठीक पहले सू मेंग्याओ और किन हेयुए ने मुझे रोक लिया। किन हेयुए थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, सिनियन, इस बार तुम्हें स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है। चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, या जहां तुम्हारा मन हो। मैंने कंफ्यूजन से पूछा। मतलब? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सू मेंग्याओ ने जवाब दिया, जिंगनियन अपनी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने डैड से बात करके ये स्पीच चांस उसे दिलवा दिया। वैसे भी सू फैमिली ने स्कूल में कई बिल्डिंग्स इन्वेस्ट की हैं। स्पीकर बदलना डैड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी समय स्टेज से एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा। सॉन्ग जिंगनियन ऑलरेडी मंच पर खड़ा था। सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए दोनों मेरी तरफ नर्वस होकर देखने लगीं। उन्हें लग रहा था मैं अभी एक्सप्लोड कर जाऊंगा। लेकिन काफी देर तक मैं बस उसे देखता रहा। मेरे चेहरे पर ना गुस्सा था, ना डिसअपॉइंटमेंट। आखिर में मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कितना अफसोस है, सू मेंग्याओ, चिन हेयुए, तुम दोनों ने आखिरी मौका भी खो दिया। वो आखिरी मौका जब तुम सच जान सकती थीं। कॉलेज शुरू होने वाले दिन मॉम डैड खासतौर पर वापस आए। मां बार बार मेरे सामान की चेकिंग कर रही थीं। शिनियन, सब पैक कर लिया ना? बीदा इतनी दूर है, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा। कोई जरूरी चीज मिस मत करना। मैं हंस पड़ा। माम, मैं बस पढ़ने जा रहा हूं, कोई युद्ध लड़ने नहीं। आप लोग काम पर ध्यान दो। लेकिन मां की आंखें फिर भी लाल हो गईं। तुम अकेले इतने दूर जा रहे हो, हम कैसे टेंशन न लें? योर सिटी में ही हुआ यूनिवर्सिटी थी, फिर भी तुम इतनी दूर जाना चाहते थे। मैंने उन्हें गले लगाया। माम, अभी तो सिर्फ कॉलेज जा रहा हूं और आप रो रही हो। अगर फ्यूचर में विदेश पढ़ने चला गया तो क्या करोगी? बेहोश हो जाओगी? मेरी बात सुनकर मां अचानक कुछ याद करके जल्दी से बैग से एक पेपर निकाल लाई। उस पर एक फोन नंबर लिखा था। सिनियन, दरअसल बचपन में तुम्हारे लिए एक मैरिज अरेंजमेंट तय हुई थी, लेकिन सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए हमेशा तुम्हारे आसपास रहती थीं। हमें लगा था तुम उन्हीं में से किसी एक से शादी करोगे, इसलिए कभी ये बात नहीं बताई। लेकिन अब लगता है वो दोनों तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो बच्चा भी बेडा में पढ़ता है, सेम यूनिवर्सिटी में। अब वैसे अरेंज मैरिज जैसी चीजें कौन सीरियसली लेता है, लेकिन अगर तुम दोनों की वाइब मिल जाए तो ठीक है। नहीं भी मिली तो कम से कम जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारी मदद कर देगा। इतना कहकर मां ने वो पेपर मेरे हाथ में रख दिया। मैं मना करने ही वाला था कि तभी अचानक सू मेंग्याओ और क्वीन हेयू अंदर आ गईं। अंकल आंटी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सिनियन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ गया था कि उन्होंने बात गलत समझ ली है। उन्हें लगा पेरेंट्स उन्हीं दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं बताई। मैंने शांति से वो पेपर अपनी पॉकेट में रख लिया। मॉम, डोंट वरी, समझ गया। मां ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। डैड की आंखें भी हल्की लाल हो चुकी थीं, लेकिन सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए कुछ समझ नहीं पाईं। वे कंफ्यूज्ड होकर बोली, अंकल आंटी, हुआ यूनिवर्सिटी तो इसी सिटी में है। सिनियन हॉस्टल में रहेगा, लेकिन वीकेंड्स पर घर तो आ ही सकता है। अगर उसे घर की याद आई तो हम रोज उसे वापस ले आएंगे। मॉम डैड ने बस एक लंबी सांस ली, कुछ नहीं कहा। दोनों को अभी भी कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई।
वे तुरंत मेरे रूम में जाकर लगेज उठाने लगीं, लेकिन अंदर जाते ही दोनों रुक गईं। सू मेंग्याओ ने हैरानी से पूछा, इतने कपड़े क्यों पैक किए हैं? कॉलेज तो इसी सिटी में है ना, कभी भी घर वापस आ सकते हो। मैंने कैजुअली जवाब दिया। मेरे कपड़े ज्यादा हैं, नॉर्मल बात है। किन हेयुए तुरंत हंसकर बोली, एग्जैक्टली, जितना मन हो ले चलो, बाकी बाद में वापस आकर भी ले सकते हैं। सू मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक सूटकेस उठाया। उसके नॉर्मली काम चेहरे पर आज हल्की नर्वसनेस थी। सिनियन, मेरी कार में चलो। कुछ सेकंड हेजिटेट करने के बाद उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज में एक सरप्राइज तैयार किया है। लेकिन क्वीन हेयुए ने तुरंत सूटकेस उसके हाथ से खींच लिया। नहीं, मेरी कार में बैठेगा। मैंने भी सरप्राइज तैयार किया है। दोनों फिर से मुझे लेकर आर्ग्यू करने लगीं। तभी अचानक किसी का फोन बजा। कॉल उठते ही दूसरी तरफ से सॉन्ग जिंगनियन की दर्द भरी आवाज आई, मेंग्याओ, हेयू, मेरे साथ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। दोनों के चेहरे एक पल में बदल गए। क्या? तुम ठीक हो? कहाँ हो अभी? कहीं चोट तो नहीं लगी? फोन के दूसरी तरफ से उसकी कमजोर आवाज आई। मैं ठीक हूं, बस बहुत डर गया हूं। सू मेंग्याओ ने तुरंत फैसला लिया। वहीं रुको, हम अभी आते हैं। किन हेयुए ने भी जल्दी से कहा, घबराओ मत, हम आ रहे हैं। कॉल कटने के बाद दोनों को जैसे अचानक मेरी याद आई, लेकिन उनके बोलने से पहले ही मैंने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों को मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सू मेंग्याओ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना बोली, तो स्कूल पहुंचकर हमें मैसेज कर देना। मुझे कॉल करना मत भूलना, सू मेंग्याओ ने जाते जाते आखिरी बार कहा। किन हेयुए भी हिचकिचाते हुए बोली, सिनियन, तुमने प्रॉमिस किया था ना, कॉलेज के फर्स्ट डे हम दोनों में से किसी एक को चूज करोगे, भूलना मत। मैंने बस शांत नजरों से दोनों को देखा, ना सिर हिलाया, ना कोई जवाब दिया। दोनों को अंदर ही अंदर अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन तभी क्वीन हेयुए का फोन फिर बज उठा। दूसरी तरफ फिर सॉन्ग जिंगनियन था। कभी कह रहा था उसे डर लग रहा है, कभी बोल रहा था उसके पैर में दर्द हो रहा है। आखिर दोनों को जल्दी में निकलना पड़ा। जाने से पहले भी वे बार बार पीछे मुड़कर मुझे रिमाइंड करती रहीं, कांटेक्ट करना मत भूलना, मैसेज जरूर करना। लेकिन मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार दोनों अपनी अपनी कार्स में बैठ गईं और मैं भी अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही बैठा, फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने खोला, सॉन्ग जिंगनियन का मैसेज था। जी शिनियन, अब समझ आया? बस मेरे एक फोन कॉल पर वो दोनों तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गईं। तुम चाहे उनका बॉयफ्रेंड भी बन जाओ, फिर भी यही होगा। लेकिन अगर तुम फ्यूचर में भी मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखो, तो शायद मैं उनमें से एक तुम्हें दे दूं। उसका मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, जरूरत नहीं, ये दोनों अब मुझे नहीं चाहिए। दोनों तुम्हें गिफ्ट कर दिए। सेंड करते ही मैंने बिना हेजिटेशन उसे ब्लॉक कर दिया। फिर सू मेंग्याओ, फिर किन हेयुए। उसके बाद मैंने अपनी सिम कार्ड निकालकर 2 टुकड़ों में तोड़ दी, नई सिम डाली। फिर मॉम के दिए हुए पेपर से उस चाइल्डहुड एंगेजमेंट वाले नंबर को सेव किया। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया। कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी, उस दिशा में जो सू मेंग्याओ और किन हेयुए की डायरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट थी। विंडो के बाहर तेजी से भागते हुए शहर को देखते हुए मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इस बार मैं सच में नई जिंदगी शुरू करूंगा। उधर मेरा प्लेन उड़ान भर चुका था और उसी समय दूसरी तरफ सू मेंग्याओ और किन हेयुए हुआ यूनिवर्सिटी के गेट पर फूलों के बुकेज लिए खड़ी थीं। लेकिन जितना समय बीत रहा था, उनके चेहरे उतने ही डार्क होते जा रहे थे। जी फैमिली की कार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक दोनों के मन में एक डर उठा। क्या सिनियन सच में उनका कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता? नहीं, शायद वो किसी दूसरे गेट से अंदर आ रहा होगा। दोनों ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे उस दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। उनके पीछे सजाए गए फ्लावर्स और गिफ्ट्स ने आसपास के स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया। कुछ लोगों ने फोटोज लेकर स्कूल फोरम पर डाल दी। OMG, फर्स्ट डे पर इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स इतना बड़ा सेटअप लेकर किसे कन्फेस करने वाली हैं? मैं मर गया। आखिर वो लकी गाय कौन है? एक कोल्ड ब्यूटी है, दूसरी फायरी टाइप। कहीं दोनों सेम गाय को प्रपोज तो नहीं करने वाली? क्या वो अभी भी गेट पर हैं? मैं भी देखने जा रहा हूं। फोरम पोस्ट वायरल होते ही भीड़ गेट की तरफ आने लगी। उधर सू मेंग्याओ लगातार मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन हर बार सिर्फ अनआंसर्ड रिंग। क्वीन हेयुए का चेहरा पूरी तरह डार्क पड़ चुका था। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं उससे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही।
वो फोन को इतनी जोर से पकड़ रही थी कि लगता था अभी क्रश कर देगी। सू मेंग्याओ की ठंडी आंखों में भी इरिटेशन साफ दिख रही थी। मुझे भी ब्लॉक किया गया है। सिनियन कभी ऐसा नहीं करता। कुछ न कुछ जरूर हुआ है। उनके केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट्स अब जमीन पर बेतरतीब पड़े थे। सू मेंग्याओ अचानक भागती हुई वापस जी फैमिली हाउस पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ क्यूनहेयुए कैंपस में पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगी। कुछ देर बाद जी फैमिली का दूर फिर बजा। इस बार काफी देर बाद सर्वेंट ने दूर खोला। मिस सू, आपको कुछ चाहिए? सू मेंग्याओ कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमे स्वर में पूछा, सिनियन घर पर है? उसकी नजरें अंदर झांक रही थीं। सर्वेंट कंफ्यूज हो गया। लेकिन यंग मास्टर तो सुबह आपके साथ ही निकले थे, अब घर पर कैसे होंगे? सू मेंग्याओ ने हल्का सा हूं कहा, फिर पूछा, अंकल आंटी घर पर हैं? मुझे उनसे कुछ पूछना है। सर्वेंट ने ऑनेस्टली जवाब दिया, सर और मैडम तो आप लोगों के निकलने के बाद बिजनेस ट्रिप पर चले गए। आप उन्हें कॉल कर सकती हैं। दूर धीरे धीरे बंद होने लगा। सू मेंग्याओ वहीं खड़ी रह गई। उसने खुद से बुदबुदाया, अगर कॉल लग पाता तो अच्छा होता। उसकी आंखों में अचानक लोनलीनेस उतर आई। क्या जिनियन सच में उनसे बच रहा था? उन्होंने तो सॉन्ग जिंगनियन की सिचुएशन हैंडल करते ही सबसे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचकर सरप्राइज प्रिपेयर किया था। फिर भी वे लेट कैसे हो गईं? बस थोड़ा सा और वे सब एक्सप्लेन कर सकती थीं। लेकिन अब सब कुछ हाथ से फिसल चुका था। उधर क्यूनहेयुए की हालत भी अच्छी नहीं थी। वो हर जगह लोगों से पूछ रही थी, क्या आपने जी शिनियन को देखा है? लेकिन हर कोई सिर हिलाकर मना कर देता। आखिर एक स्टूडेंट ने एडवाइस दिया, आप ऐसे कैंपस में ढूंढती रहेंगी तो कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस या एकेडमिक ऑफिस जाकर चेक कीजिए ना, वहां तुरंत पता चल जाएगा। ये सुनते ही क्यूनहेयुए को जैसे रास्ता मिल गया। वो भागती हुई एकेडमिक ऑफिस पहुंची। टीचर, मेरा बॉयफ्रेंड इस यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। क्या आप चेक कर सकते हैं कि उसने एडमिशन रजिस्टर किया या नहीं? टीचर पहले हेजिटेंट था, लेकिन जैसे ही क्यूनहेयुए ने कैजुअली लाइब्रेरी डोनेट करने की बात कही, उसका चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने सिस्टम में कई बार सर्च किया, लेकिन जी सिनियन नाम का कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं, एक भी नहीं। टीचर खुद अनश्योर हो गया। मिस, आपको नाम सही याद है ना? क्यूनहेयुए तुरंत बोली, हाँ, बिल्कुल यही नाम है। अब टीचर की बारी थी नर्वस होने की। उसने बार बार सर्च किया, फिर आखिर में धीरे से बोला, मिस, जी सिनियन हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। इस साल एडमिशन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। सिस्टम गलत नहीं हो सकता। कहीं आपके बॉयफ्रेंड ने आपको झूठ तो नहीं बोला? अगर ऐसा है तो आपको तुरंत पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। टीचर जेन्युइनली कंसर्न्ड होकर बोल रहा था, लेकिन क्यूनहेयुए को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में बिजली गिर गई हो। हुआ यूनिवर्सिटी में जी शिनियन नहीं है। फिर वो गया कहां? उसके ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी उसे हाथों हाथ लेती। फेल होना इम्पॉसिबल था। फिर आखिर क्या हुआ? उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसी समय खबर सुनकर सू मेंग्याओ भी वहां पहुंच गई। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर इतना कोल्ड था कि कोई उसके पास खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने सीधे पूछा, क्या पता चला? क्यूनहेयुए ने अभी अभी मिली सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। कुछ सेकंड के लिए सू मेंग्याओ की आंखें सिकुड़ गईं। जी सिनियन हमें छोड़कर चला गया? ये ख्याल पहली बार दोनों के दिल में साफ साफ उठा, और उसी पल दोनों के अंदर पैनिक फैल गया। एक पल के लिए दोनों ने सोचा, क्या सच में उन्होंने जिनियन को इतना हर्ट कर दिया था कि उसने बिना बताए सब छोड़ दिया? लेकिन तभी एक लड़का भागता हुआ आया। एक्सक्यूज मी, गेट पर एक लड़का आपके फ्लावर्स और गिफ्ट्स उठा रहा है। वो कह रहा है वो आपको जानता है। बारिश भी शुरू हो रही है, इसलिए जल्दी चलिए। ये सुनते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। क्या वो सिनियन है? क्या ये सब बस एक प्रैंक था? अगर वो सेम यूनिवर्सिटी में नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो उनका कन्फेशन एक्सेप्ट कर ले। दोनों लगभग भागते हुए गेट की तरफ पहुंची। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। लेकिन अगले ही पल जब वो लड़का फ्लावर्स लेकर पलटा, दोनों वहीं जम गईं। सॉन्ग जिंगनियन, क्यूनहेयुए और सू मेंग्याओ लगभग एक साथ बोल उठीं, तुम यहां क्या कर रहे हो? सिनियन कहां है? सॉन्ग जिंगनियन पूरी तरह बारिश में भीग चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी से फ्लावर्स और गिफ्ट्स को ढकने की कोशिश कर रहा था ताकि उन पर बारिश की एक बूंद तक न पड़े। मेंग्याओ, हेयू, तुम लोग आ गईं। मैं तुम्हारे गिफ्ट संभाल कर रख रहा था। सिनियन अभी तक क्यों नहीं आया? मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा हूं। उसकी कमजोर कुपोषित बॉडी बारिश और हवा में कांप रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर जिद्दी सॉफ्टनेस थी।
लेकिन इस बार सू मेंगयाओ और क्वीन हेयुए के पास उसे नोटिस करने का भी मूड नहीं था। क्वीन हेयुए ने बेहद फीकी आवाज में कहा, इन चीजों को संभालने की जरूरत नहीं थी, तुम वापस चले जाओ, सिनियन नहीं आएगा। सू मेंगयाओ की नजर जमीन पर बिखरे फ्लावर्स पर टिक गई। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आज का दिन इस तरह खत्म होगा। उनकी सारी उम्मीदें जैसे एक पल में टूट गई थीं, और इसलिए अब उनमें सॉन्ग जिंगनियन से पोलाइटली बात करने तक की एनर्जी नहीं बची थी। लेकिन सॉन्ग जिंगनियन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गिफ्ट्स को कसकर पकड़ा और मुस्कुराकर उन्हें समझाने लगा, मेंगयाओ, हेयू, इतना डिसअपॉइंटेड मत हो। सिनियन बस अभी कंफ्यूज्ड है, कुछ समय बाद वो जरूर समझ जाएगा। देखो ना, तुम लोगों ने कितने अच्छे गिफ्ट्स तैयार किए हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए, सिनियन को भी जरूर पसंद आएंगे। लेकिन उसकी बातें इस बार दोनों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थीं। जो लड़कियां पहले उसके जरा सा भी भीगने पर परेशान हो जाती थीं, आज उसे बारिश में कांपते हुए देखकर भी कंप्लीटली इंडिफरेंट थीं। सू मेंगयाओ ने बेहद शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, उसे पसंद नहीं आएगा। मैं उसके साथ बचपन से बड़ी हुई हूं, उसके फीलिंग्स मैं तुमसे ज्यादा समझती हूं। उसने यूनिवर्सिटी तक बदल दी, सिर्फ हमसे दूर जाने के लिए, और उसने हमें एक बार भी नहीं बताया। क्वीन हेयुए भी सिर झुकाए खड़ी थी, उसके पूरे शरीर से सैडनेस निकल रही थी। शायद उन्होंने शुरुआत से ही गलत तरीका चुना था। उन्हें लगा था कि अगर वे सॉन्ग जिंगनियन पर ज्यादा ध्यान देंगी तो जिनियन जेलस होगा, फिर वो सॉन्ग जिंगनियन से कम्पीट करेगा और आखिर में डिसाइड करेगा कि उन दोनों में से किसे चूज करना है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिनियन दोनों को ही छोड़ देगा। सू मेंगयाओ और क्वीन हेयुए की आंखों में गहरी खालीपन उतर आई। तभी अचानक सॉन्ग जिंगनियन ने दोनों गिफ्ट बॉक्सेस खोल दिए। उसने उनमें से कफलिंग्स और वॉच निकालकर पहन लिए, फिर दोनों के हाथ पकड़कर जोर से बोला, मेंगयाओ, हेयू, अगर सिनियन तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाया तो मैं समझता हूं, तुम लोग बहुत अच्छी हो। वो देख नहीं पाया, लेकिन मैं देखता हूं। क्या तुम लोग कभी अपने आसपास खड़े इंसान को भी नोटिस करोगी? मैं भी बुरा नहीं हूं। बारिश उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो रही थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट कन्फेशन की तरह चिल्ला रहा था। और उसी पल पूरा कैंपस जैसे शांत हो गया। सू मेंगयाओ और क्वीन हेयुए दोनों वहीं जम गईं। क्वीन हेयुए ने ऑकवर्ड होकर होंठ खींचे। सॉन्ग जिंगनियन, तुम मजाक कर रहे हो ना? वॉच उतारो, ये तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है। दूसरी तरफ सू मेंगयाओ की नजर सीधे उसके हाथों पर थी। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं जैसे वो उन हाथों को काट देना चाहती हो। किसने कहा तुम्हें ये कफलिंग्स पहनने के लिए? उतारो, ये तुम्हारे लिए नहीं थे। उसने सीधे सॉन्ग जिंगनियन की स्लीव पकड़ ली, इतनी जोर से खींचा कि कपड़ा फट गया। फिर कफलिंग्स निकाल लिए। सॉन्ग जिंगनियन पूरी तरह स्टन रह गया। उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। ऐसा कैसे? उसने ह्यूमिलिएशन छिपाने की कोशिश की, फिर जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा। सॉरी, ये चीजें मेरी नहीं थीं, मैंने गलत समझ लिया। मुझे लगा तुम लोग मुझे पसंद करती हो। उसने खुद ही वॉच उतारकर क्वीन हेयू के हाथ में रख दी, फिर खुद पर हंसते हुए बोला, लगता है मैं ही ज्यादा सोच बैठा था। मुझे लगा सिनियन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए शायद मेरे पास चांस हो। लेकिन आखिर में ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन निकली। इतना कहकर वो मुड़ गया। बारिश में उसकी पीठ अकेली लग रही थी, लेकिन इस बार पीछे से कोई उसे रोकने नहीं आया, और यही चीज उसे सच में डरा गई। अब जाकर उसे समझ आया, सू मेंगयाओ और क्वीन हेयुए कभी उसके कंट्रोल में थे ही नहीं। वो सोचता था कि दोनों उससे प्यार करने लगी हैं, लेकिन सच ये था कि उनके दिल में हमेशा सिर्फ जी सिनियन था। यहां तक कि आज जब सिनियन उन्हें छोड़कर चला गया, फिर भी वे उसी के बारे में सोच रही थीं। सॉन्ग जिंगनियन के अंदर जेलसी और हेट्रेड भरने लगी। उसने गुस्से में ट्री ट्रंक पर मुक्का मारा। उसकी नकल से खून निकल आया, लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। उधर सू मेंगयाओ और क्वीन हेयुए बहुत केयरफुली फैमिली हेयरलूम गिफ्ट्स वापस बॉक्सेस में रख रही थीं। उन्होंने कभी सॉन्ग जिंगनियन को रोमांटिकली देखा ही नहीं था। उनके लिए वो बस एक टूल था, एक ऐसा टूल जिसे यूज करके वे सिनियन को जेलस करना चाहती थीं। लेकिन अब सिनियन चला गया था, तो फिर सॉन्ग जिंगनियन के साथ अच्छा बिहेव करने की भी जरूरत नहीं बची थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से सिनियन ने किसी को नहीं चुना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में रिग्रेट था। अगर उन्होंने वो स्टूपिड एग्रीमेंट ना बनाया होता तो शायद आज तक सिनियन उनका हो चुका होता। कम से कम उन्हें ये तो पता होता कि वो कहां है। अचानक सू मेंगयाओ ने धीरे से कहा, टीचर लियू जानते होंगे? क्वीन हेयुए तुरंत सिर उठाकर बोली, हाँ, वो हमारे हाई स्कूल क्लास टीचर थे।
उन्हें जरूर पता होगा कि सिनियन किस यूनिवर्सिटी गया है। दोनों ने तुरंत फोन निकाला। हेलो टीचर लियू, मैं सू मेंग्याओ बोल रही हूं। मैं पूछना चाहती थी, जी सिनियन किस यूनिवर्सिटी गया है? फोन के दूसरी तरफ टीचर लियू कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह गए। क्या? तुम तीनों तो हमेशा साथ रहते थे, तुम लोगों को नहीं पता? फिर उन्होंने कैजुअली कहा, जी शिनियन तो पेकिंग यूनिवर्सिटी गया है। वैसे हमें भी सरप्राइज हुआ था। इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद वो तुम दोनों के साथ हुआ यूनिवर्सिटी में नहीं रुका। लेकिन एडमिशन फाइनलाइज हो चुका था, इसलिए हमने ज्यादा नहीं पूछा। क्लास ग्रुप में एडमिशन लिस्ट भी भेजी थी, तुम लोग देख लो। ये सुनते ही क्वीन हेयुए कांपते हाथों से क्लास ग्रुप खोलने लगी। कुछ देर बाद उनकी नजर उस लिस्ट पर टिक गई, जी शिनियन पेकिंग यूनिवर्सिटी। दोनों एकदम चुप हो गईं, उनका दिमाग खाली हो चुका था। शिनियन, जो हमेशा उनके साथ रहने की बात करता था, वो इतनी दूर क्यों चला गया? उसने आखिरी मोमेंट पर फॉर्म क्यों बदल दिया? क्या वो बहुत पहले से ही उनसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहा था? लेकिन क्यों? क्या उसने उनसे कभी प्यार नहीं किया? अगर मैं वहां होता तो शायद कहता, प्यार था, बहुत था। लेकिन वो प्यार उन्हीं दोनों ने अपने हाथों से खत्म कर दिया। कोई भी इंसान अपने सबसे करीबी लोगों की बिट्रेयल हमेशा टॉलरेट नहीं कर सकता, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या लव। मैंने उन्हें काउंटलेस चांसेस दिए, लेकिन हर बार उन्होंने किसी और को चुना, और आखिर में मैंने हार मान ली। उधर मेरा प्लेन उतर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने एक बेहद खूबसूरत वुमन को देखा जो मेरे नाम का प्लाकार्ड पकड़े खड़ी थी। उसकी फीचर्स शार्प और स्टनिंग थीं। लॉन्ग लेग्स, परफेक्ट फिगर। आसपास कई लोग उसे सीक्रेटली देख रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई, फिर उसने बहुत ध्यान से मेरा नाम लिया, जी शिनियन। उसकी आवाज लो और स्लाइटली हस्की थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं जियांग स्वेनिंग हूं, तुम्हारी चाइल्डहुड फियोंसी। मैं कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक रह गया। उसने ड्राइवर को बुलाकर मेरा लगेज कार में रखवा दिया, और मैं लगभग बिना सोचे उसके पीछे चलता चला गया। नॉर्थ सिटी की ठंडी हवा लगते ही मेरा दिमाग फाइनली क्लियर हुआ। मैंने तुरंत पूछा, मैंने सही इंसान पहचाना है ना? तुम सच में वही हो जिसके बारे में मॉम ने बताया था? मेरे सवाल के तुरंत बाद उसने अपनी कोट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दी। फिर उसने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में मैं था। मैं ऑकवर्ड होकर हंस पड़ा। सॉरी, मुझे डाउट नहीं करना चाहिए था। जियांग स्वेनिंग हल्का सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं। मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में हूं, फाइनेंस मैनेजमेंट मेजर। तुमसे 1 साल सीनियर हूं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आना। फिर उसने फोन निकालकर QR कोड दिखाया। ऐड मी। मैंने जल्दी से स्कैन कर लिया। वो मुझे पर्सनली डॉम तक छोड़कर गई, यहां तक कि ड्राइवर से मेरा पूरा लगेज अंदर रखवाया। मैं मना भी नहीं कर पाया था कि उसने पहले ही बेड तक अरेंज करवा दिया। क्या मिसिंग है, क्या चाहिए? वो हर छोटी चीज नोटिस कर रही थी। मैं सच में थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया। वो जरूरत से ज्यादा कंसिडरेट थी। कुछ पल के लिए मुझे इल्यूजन हुआ जैसे वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को रियलिटी में वापस ले आया। सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए की वजह से अब मुझ में किसी पर पूरी तरह ट्रस्ट करने की हिम्मत नहीं बची थी। फिलहाल ऐसा डिस्टेंस ठीक था। मैंने पोलाइटली कहा, आज के लिए थैंक यू स्वेनिंग जी, बाद में ट्रीट दूंगा। जियांग स्वेनिंग ने मेरी दूरी नोटिस कर ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराकर ठीक है कहा। उस रात मैं डॉर्म बेड पर गहरी नींद में सो गया। लेकिन हुआ यूनिवर्सिटी में। सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए दोनों की आंखों से नींद गायब थी। अब जबकि सिनियन वहां नहीं था, पूरी यूनिवर्सिटी उन्हें खाली लग रही थी। सू मेंग्याओ ने सारे क्लास एक्टिविटीज रिजेक्ट कर दिए, यहां तक कि मिलिट्री ट्रेनिंग तक कैंसिल करवाने की कोशिश की। फिर उसने बालकनी पर खड़े होकर अपने फादर को फोन लगाया। डैड, मैं ट्रांसफर होकर पेकिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर गुस्से से आवाज गूंजी, सू मेंग्याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? यूनिवर्सिटी कोई हाई स्कूल नहीं होती कि जहां मन किया ट्रांसफर हो गए। मैं इसकी परमिशन कभी नहीं दूंगा। तुम जानती हो ना सू फैमिली की स्टेटस क्या है? तुम्हारा हर कदम केयरफुली उठना चाहिए। ट्रांसफर जैसी चाइल्डिश बातें दोबारा मत करना। अगर जाना ही है तो यूनिवर्सिटी छोड़ो, फिर से गाँव दो। इतना कहकर सू फादर ने सीधे फोन काट दिया। लाइन डेड हो गई। लेकिन सू मेंग्याओ को पहले से पता था कि यही होने वाला है। उसे बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, क्योंकि वो परमिशन नहीं मांग रही थी, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही थी। उधर क्वीन हेयुए की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। क्वीन फादर ने फोन पर उसे बुरी तरह डांटा, लेकिन पूरी कॉल के दौरान क्वीन हेयुए एक शब्द नहीं बोली।
उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है इससे फर्क नहीं पड़ता था। पहले उन्हें लगा था कि सिनियन हुआ यूनिवर्सिटी पसंद करता है, इसलिए वे उसे यहां लाईं, यहीं साथ पढ़ने का प्रॉमिस किया। लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनसे दूर जाने के लिए वो इतनी बड़ी डिसीजन ले लेगा। उस रात सू मेंग्याओ और किन हेयुए दोनों नहीं सोईं। अगले दिन जब सारे फ्रेशमैन ओरिएंटेशन मीटिंग के लिए जा रहे थे, दोनों सीधा एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस पहुंची। टीचर बार बार शॉक्ड होकर पूछ रहा था, हुआ यूनिवर्सिटी में आखिर कमी क्या है? तुम लोग विड्रॉल क्यों लेना चाहती हो? वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये दोनों टॉप स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी छोड़कर न जाएं। लेकिन सू मेंग्याओ ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, टीचर, मेरे आईक्यू के साथ मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले सकती हूं। जी सिनियन यहां नहीं है, तो मेरे रुकने की भी कोई वजह नहीं। किन हेयुए ने भी तुरंत कहा, सैम, गाओकाओ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं सिनियन से अलग नहीं रहना चाहती। टीचर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। तभी ऑफिस के बाहर खड़ा सॉन्ग जिंगनियन ये सारी बातें सुन रहा था। उसे लगा था, अब जबकि हुआ यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो सू मेंग्याओ और किन हेयुए बचे हैं, तो शायद आखिरकार उसका चांस आ गया है। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे दोनों जी शिनियन के लिए यूनिवर्सिटी तक छोड़ देंगी। वो अचानक अंदर भागा, मत जाओ मेंग्याओ, हेयू, प्लीज यूनिवर्सिटी मत छोड़ो। मैं तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहता। एक बार पीछे मुड़कर मुझे भी देख लो। मैं उससे कम नहीं हूं और मैं तुम दोनों से उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। उसकी आवाज ऑलमोस्ट बेगिंग जैसी हो चुकी थी। लेकिन उसकी कन्फेशन सुनते ही सू मेंग्याओ और क्वीन हेयू की आंखों में सिर्फ डिस्गस्ट बढ़ता गया। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद सू मेंग्याओ ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, सॉन्ग जिंगनियन, तुम्हें याद है ना तुमने हमसे क्या प्रॉमिस किया था? ये सुनते ही उसका दिल धक से रह गया। अगले ही पल क्वीन हेयू उसे बाहर घसीटकर ले गई और चटाक, एक जोरदार स्लैप उसके चेहरे पर पड़ा। सॉन्ग जिंगनियन, हमारे बीच डील क्या थी भूल गए? तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी थी ताकि जिनियन जेलस हो जाए। तुमने खुद प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे लिए अननेसेसरी फीलिंग्स डेवलप नहीं करोगे, तभी हमने तुम्हें चुना था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। दूसरी तरफ सू मेंग्याओ की आवाज भी बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें कहा था कि तुम हमारी हेल्प करोगे जिनियन को परस्यू करने में, लेकिन तुमने क्या किया? हमारे ही हाथों जिनियन को हमसे दूर कर दिया। और अब तुम हमसे कन्फेशन कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी थी, हमारे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना। उनके हर शब्द जैसे सॉन्ग जिंगनियन को सजा दे रहे थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। इस दौरान वो उनके प्यार और अटेंशन में इतना डूब गया था कि वो ओरिजिनल अग्रीमेंट ही भूल गया। उसे आज भी याद था जब उसने पहली बार सू मेंग्याओ और किन हेयुए को देखा था। वो लिटरली स्टन रह गया था। फिर सिनियन बार बार उसे उनके करीब लाता रहा और सॉन्ग जिंगनियन ने अपनी आंखों से देखा वे दोनों सिनियन को कितनी इंपॉर्टेंस देती थीं, कितना केयर करती थीं। धीरे धीरे उसके अंदर ग्रीड पैदा हुई। उसने सोचा, अगर ये दोनों लड़कियां कभी उसी तरह उसे देखें, उसे चाहें, तो शायद वो दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाएगा। और उस समय सिनियन कितना मिजरेबल लगेगा। सिर्फ ये सोचकर ही उसे एक्साइटमेंट होती थी। वो सिनियन की जगह लेना चाहता था, इसीलिए उसने एक डेंजरस प्लान बनाया। उसने सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए के सामने पार्टनरशिप प्रपोज की। प्लान सिंपल था, वे दोनों उसके साथ क्लोज बिहेव करेंगी ताकि सिनियन जेलस हो, और बदले में वो दोनों की हेल्प करेगा सिनियन को कन्फेस करवाने में, ताकि उनका विश्वास जीत सके। उसने सीक्रेटली वो लव लेटर्स फेंक दिए जो दोनों ने जिनियन के लिए लिखे थे। फिर फेक हैंडराइटिंग में खुद के लिए लेटर्स तैयार किए। आज तक उसे याद था जब सिनियन ने उन लेटर्स पर सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए के नाम देखे थे। उसके चेहरे पर कितना शौक था, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सिनियन जेलस हो गया। उसने जाकर दोनों से सवाल किए। तब सू मेंग्याओ और किन हेयुए को लगा, हाँ, ये तरीका काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हुआ यूनिवर्सिटी के ओपनिंग डे पर वे सारी सच्चाई बता देंगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि तब तक सिनियन का दिल पूरी तरह टूट चुका होगा और वो क्वाइटली यूनिवर्सिटी बदल देगा। सॉन्ग जिंगनियन अचानक हिस्टेरिकली हंसने लगा। हा 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 हा। उसकी हंसी ऑलमोस्ट पागलों जैसी थी। अगर आज सच सामने नहीं आता तो शायद वो जिंदगी भर अपने फेक ड्रीम में जीता रहता। लेकिन अब उन दोनों की आंखों में सिर्फ कोल्डनेस थी, जैसे उन्होंने कभी उसे प्यार से देखा ही ना हो। उसने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाया, जैसे उनके स्लीव्स पकड़ना चाहता हो, लेकिन क्वीन हेयू ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। तुमने हमें धोखा दिया और सिनियन को हमसे दूर कर दिया। उसकी आवाज में डेंजरस वार्निंग थी।
अगर वो क्वाइटली पीछे हट जाता तो शायद वे उसे तुरंत टारगेट नहीं बनाती, लेकिन अब उसने खुद उन्हें प्रोवोक कर दिया था। सू मेंग्याओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें सबसे ज्यादा अपने फ्यूचर की चिंता रहती थी ना? अब सुनो, आज से तुम्हारी सारी फंडिंग बंद, और जो कुछ भी तुमने जिनियन के साथ किया है उसका हिसाब भी होगा। ये सुनते ही सॉन्ग जिंगनियन की हंसी टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सू मेंग्याओ, चिन्हेयुए, खुद को धोखा देना बंद करो। तुम लोगों के पास काउंटलेस चांसेस थे जिनियन को रोकने के, लेकिन हर बार तुमने उसे खुद दूर धकेला। वो तुमसे प्यार नहीं करता, सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूं। मैं? वो हिस्टेरिकली चिल्ला रहा था, लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ कोल्ड इंडिफरेंस था। बस करो, सिनियन के दिल में अभी भी हमारे लिए फीलिंग्स हैं। इतना कहकर दोनों बिना पीछे देखे विड्रॉल प्रोसेस के लिए चली गईं। सॉन्ग जिंगनियन वहीं जमीन पर गिर पड़ा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सिर्फ फंडिंग बंद होना ही उसके लिए मौत जैसा था। वो लग्जरी लाइफ का आदी हो चुका था, अब वापस गरीबी में लौटना उसके लिए इम्पॉसिबल था। बिना पैसे के सर्वाइवल तक मुश्किल था। पहली बार उसे सच में पछतावा हुआ। वो तुरंत बैंक भागा। उसने वो कार्ड्स निकाले जो सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए ने उसे दिए थे। कैश निकालना है, जितना पॉसिबल हो उतना। उसके हाथ कांप रहे थे। पिन डालते हुए कई बार गलती हुई, लेकिन अगले ही पल एटीएम स्क्रीन पर मैसेज आया, कार्ड फ्रोजन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी कैसे? वो एक एटीएम से दूसरे एटीएम भागता रहा, लेकिन हर जगह सेम रिजल्ट, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वो ऑलमोस्ट पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। आखिर वो सीधे बैंक काउंटर पर पहुंचा। उसने कार्ड्स पटक दिए। कैश दो, जो भी बैलेंस है सब निकालो। स्टाफ ने सिस्टम चेक किया, फिर पोलाइटली बोला, सॉरी सर, आपके दोनों कार्ड्स फ्रीज हो चुके हैं, विथड्रॉल पॉसिबल नहीं है। ये सुनते ही उसकी टांगों से ताकत खत्म हो गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। सब खत्म हो गया, सब। उसने कार्ड्स वहीं फेंक दिए। उसे खुद नहीं पता था वो कैसे सड़क पर वापस आया। चलते चलते अचानक कुछ बच्चे फायरवर्क्स लेकर खेलते हुए उसकी तरफ भागे। एक बच्चा गलती से उससे टकरा गया। सॉन्ग जिंगनियन गुस्से से पागल हो उठा। दूर हट, उसने बच्चे को जोर से लात मार दी। बच्चा रोने लगा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने हाथ में पकड़ा फायरवर्क जलाया और सीधे सॉन्ग जिंगनियन की पीठ पर फेंक दिया। धड़ाम, फायरवर्क फट गया। उसके कपड़ों में आग लग गई, बालों का हिस्सा जल गया। आह, बचाओ! सॉन्ग जिंगनियन दर्द से सड़क पर लौटने लगा, लेकिन बदकिस्मती से वहां न कोई सीसीटीवी था, न आसपास लोग। कुछ दूरी पर अंधेरे में एक रेड लाइट ब्लिंक हुई। ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड ने ईयरपीस में धीमे से कहा, प्रेसिडेंट जी, काम हो गया। हमने इंश्योर कर दिया है कि सॉन्ग जिंगनियन आसानी से ना बचे। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े जी फादर ने दूर नदी की तरफ देखा, फिर बस धीमे से कहा, हूं। सॉन्ग जिंगनियन काफी देर तक तड़पता रहा। बड़ी मुश्किल से उसने पीठ पर लगी आग बुझाई, फिर लंगड़ाते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ा। बिना देखे भी उसकी पीठ की जलन बता रही थी कि हालत कितनी बुरी है। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। कुछ कदम चलते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ अच्छे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब वो दोबारा होश में आया, पूरा शरीर फटा जा रहा था दर्द से। तभी एक नर्स उसके पास आई और बोली, मिस्टर सॉन्ग, आपके फोन में जितने कॉन्टैक्ट्स थे सबको कॉल किया गया, लेकिन कोई रीचेबल नहीं है। सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन का पेमेंट तुरंत करना होगा, नहीं तो आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। दर्द से कराहते हुए सॉन्ग जिंगनियन ने कांपते हाथों से बार बार सू मेंग्याओ और चिन ह्यूयुए को फोन लगाया। अब उसके पास उनसे मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके अपने घर वाले तो उससे पैसे मांग लें, यही बहुत था। इलाज के लिए पैसे देना तो दूर की बात थी। न जाने कितनी कॉल्स के बाद आखिर फोन कनेक्ट हुआ। क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ से सू मेंग्याओ की ठंडी आवाज आई, मेंग्याओ, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बच्चों ने फायरवर्क से जला दिया। मैं हॉस्पिटल में हूं, ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। बस इस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन जी शिन्नियन क्या सोच रहा था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। तुम लोगों ने भी तो देखा था, मेरा तरीका काम कर रहा था। प्लीज। वो टूटती हुई आवाज में बार बार भीख मांगता रहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सू मेंग्याओ बोली, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे याद आया, तुमने शिन्नियन के साथ कितनी घटिया हरकतें की थीं। लगता है हमने तुम्हारे साथ अभी तक बहुत नरमी बरती थी,
तभी तुम आज भी सपने देख रहे हो कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। साथ में चिन ह्यूयुए की ठंडी आवाज भी आई। जिसने शिनियन को हर्ट किया उसे 100 गुना दर्द मिलना ही चाहिए। अगले ही पल कॉल कट गई। फोन कटते ही सॉन्ग जिंगनियन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो राक्षस जैसा चेहरा लेकर जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी सेविंग सर्जरी में झोंक दी। लेकिन पैसों की कमी के कारण कई ऑपरेशंस अधूरे रह गए। इलाज के बाद भी वो कभी पहले जैसा नहीं दिख सकता था। उधर सू मोंग्याओ और चिन ह्यूयुए ने यूनिवर्सिटी छोड़ते ही रिपीट ईयर के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली। कुछ ही दिनों में हुआदा कैंपस में उनकी कहानी फैल गई। हर जगह लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे। ओपनिंग डे पर कन्फेशन की पूरी तैयारी, और जिस लड़के के लिए सब किया वो उसी यूनिवर्सिटी में था ही नहीं। इतनी स्मार्ट होकर भी दोनों कितनी स्टूपिड निकली। कई लोगों ने सॉन्ग जिंगनियन वाली बात भी ऑनलाइन फैला दी। उसका नाम लेते ही लोग तिरस्कार से हंसते थे। लेकिन हॉस्पिटल में पड़े सॉन्ग जिंगनियन को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। सू मोंग्याओ को अपने ग्रेड्स पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि चाहे कोचिंग जाए या नहीं, अगले साल भी आसानी से पेकिंग यूनिवर्सिटी निकल जाएगी। रिपीट ईयर उसके लिए बस फॉर्मेलिटीज थीं। चिन ह्यूयुए की पढ़ाई उससे थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसे भी कोई टेंशन नहीं थी। जरूरत पड़े तो प्राइवेट ट्यूटर्स लगा सकती थी। इसलिए दोनों बिना समय गंवाए सीधे बेइजिंग पहुंच गईं। उधर मेरी जिंदगी पेकिंग यूनिवर्सिटी में सरप्राइजिंगली अच्छी चल रही थी। रूममेट्स अच्छे मिले, कैंपस लाइफ भी बहुत पीसफुल थी। यहां तक कि कई बार तो मैं सू मोंग्याओ और चिन ह्यूयुए को लगभग भूल ही जाता था। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। तभी रूममेट्स फिर से छेड़ने लगे। फिर वही खूबसूरत सीनियर तुम्हें डिनर पर बुला रही है क्या? सच बता, तुम दोनों आखिर कब रिलेशनशिप में आ रहे हो? हम तीनों बेट लगा चुके हैं कि जियांग सीनियर आखिर कब तक तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करेगी। तीनों शोर मचाते रहे और मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया। बस करो यार, मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही हैं, इसलिए मैं उनका थैंकफुल हूं। किसी तरह बहाना बनाकर मैं डॉर्मेट्री के नीचे आया, लेकिन वहां जियांग स्वेनिंग दिखाई नहीं दी। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मेरी मदद पाने वाली एक लड़की हाथ में लाल गुलाबों का बुके लेकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। जी शिनियन, मुझे तुम अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? उसकी आवाज शर्म से कांप रही थी। पीछे खड़े स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक्सेप्ट इट। लेकिन मैंने बिना हिचक साफ मना कर दिया, सॉरी, मैं तुम्हें उस तरह पसंद नहीं करता। लड़की का चेहरा तुरंत उतर गया। वह कुछ और बोलना चाहती थी, तभी पीछे से एक गर्म हथेली मेरे हाथ में आकर लिपट गई। शिनियन ने ऑलरेडी मना कर दिया है। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने मुड़कर देखा। जियांग श्वेनिंग मेरे पीछे खड़ी थी। उसे देखते ही लड़की का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया। वो तुरंत चली गई और आसपास भीड़ लगाए लोग भी धीरे धीरे हट गए। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, लगता है सब तुमसे डरते हैं। जियांग श्वेनिंग हल्के से मुस्कुराई। ऑफ कोर्स, आखिर मैं टेक्निकली उनकी टीचर भी हूं। मैं और कंफ्यूज्ड हो गया। टीचर? लेकिन तुम तो बस मुझसे 1 साल सीनियर हो ना? वो आराम से बोली, पिछले साल ही मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज खत्म कर ली थीं। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कर रही हूं और इस साल से असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के तौर पर कुछ क्लासेस भी ले रही हूं। शायद इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। उसकी बात सुनकर मैं लिटरली शॉक्ड रह गया। किसी के लिए भी उसका रिज्यूमे किसी लेजेंड से कम नहीं था, लेकिन वो सब कुछ ऐसे कैजुअली बता रही थी जैसे कोई मामूली बात हो। मैंने हंसकर कहा, लोग तुमसे डरते नहीं होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे। जियांग श्वेनिंग बस मुस्कुरा दी। उसने सच नहीं बताया। असल में पिछले साल कैंपस में ना जाने कितने लड़के लड़कियों ने उसे प्रपोज किया था और उसने हर किसी को इतनी कोल्ड तरीके से रिजेक्ट किया कि आधे लोग डिप्रेशन में चले गए। धीरे धीरे उसकी रेप्यूटेशन ही ऐसी बन गई कि अब कोई उससे सीधे कन्फेशन करने की हिम्मत नहीं करता था। वो मुझे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट ले जा रही थी कि तभी रास्ते में 2 ऐसे लोग मिल गए जिन्हें मैं जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता था। ये कौन है? सू मोंग्याओ और चिन ह्यूयुए ने लगभग एक साथ पूछा। दोनों की नजरों में एक साथ जेलसी और अलर्टनेस चमक उठी। पहले जो कुछ हुआ मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकती हूं। फोटो में सॉन्ग जिंगनियन कई जगह बैंडेज में लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर खुले हुए घाव इतने डरावने थे कि कोई भी देखकर सहम जाए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम लोग उसके लिए माफी मांगने आए हो? उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगा कि अब कोई एक्सप्लेनेशन बचा है। मैंने सीधे जियांग स्वेनिंग का हाथ पकड़ा और जाने का इशारा किया। तभी क्यूइन हेयुए ने जल्दी से मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, हम सॉन्ग जिंगनियन के लिए माफी मांगने नहीं आए। उसकी ये हालत उसी की वजह से हुई है। पहले हमें उसी ने धोखा दिया था, इसलिए हम तुम्हारे साथ इतने कोल्ड हो गए थे और उसी का साथ देते रहे।
किन हेयुए और सू मेंग्याओ बारी बारी से पिछले दिनों की सारी बातें समझाने लगीं, लेकिन उनकी बातों से मेरे दिल में जरा भी इमोशन नहीं आया। मुझे बस सब कुछ बेहद रिडिकुलस लगा। मैं हंस पड़ा। बस यही एक्सप्लेनेशन है तुम्हारी? कितना फनी है। मान लो तुम जो कह रही हो वो सब सच भी हो, लेकिन जो दर्द मुझे मिला वो भी तो सच था। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं उन्हें बचपन से जानता था, हम साथ बड़े हुए थे, इसलिए मैं समझ सकता था कि वे झूठ नहीं बोल रहीं। लेकिन शायद यही बात सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। वे हर वक्त कहते रहे कि वे मुझसे प्यार करते हैं, और उसी प्यार के नाम पर पूरे 1 साल मुझे हर्ट करते रहे। कितनी मजाक की बात थी। मैं हंसते हंसते आंखों के किनारे आ गए आंसू पोंछने लगा। मुझे अपने पुराने सच्चे प्यार पर तरस आ रहा था। तभी जियांग स्वेनिंग ने धीरे से मेरा हाथ दबाया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बेहद साफ। सू मेंग्याओ, चिन्हिए मैच्योर लोग जिस इंसान से प्यार करते हैं उसे हर्ट नहीं करते। अगर तुम सच में जिनियन से प्यार करती तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं करती। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं सिनियन की फियांसी हूं। 1 सेकंड के लिए पूरा माहौल फ्रीज हो गया। सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए दोनों वहीं जड़ हो गईं, जैसे उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल सुन लिया हो। सू मेंग्याओ की आंखों में इमोशंस पूरी तरह टूट गए। उसने दांत भींचते हुए कहा, सिनियन, तुम खुद बोलो। बस तुम कह दो कि ये झूठ है, मैं मान लूंगी। मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज था। मैंने जियांग स्वेनिंग की तरफ देखा। उसने बस मुझे एक काम लुक दिया। मैं तुरंत समझ गया। अगले ही पल मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हमारी उंगलियां नेचुरली एक दूसरे में उलझ गईं। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, क्या हम इतने ऑब्वियस नहीं हैं? हमारे पेरेंट्स ने बचपन में ही एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी। अब वो ऑफिशियली मेरी फियांसी है। क्वीन हेयुए की आंखें तुरंत लाल हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिनियन प्लीज, चाइल्डहुड एंगेजमेंट कोई रियल चीज नहीं होती। तुम बस हमें जेलस करने के लिए ये कर रहे हो। वो पागलों की तरह हमारे जुड़े हुए हाथ अलग करने लगी। उधर सू मेंग्याओ भी भारी चेहरे के साथ पास आ गई। ये जोक बिल्कुल फनी नहीं है। हमसे गलती हुई। तुम जो पनिशमेंट देना चाहो दे दो, लेकिन ऐसा मत करो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। उन दोनों की हालत देखकर मेरा चेहरा बदल गया। मैं सबकॉन्शियसली जियांग स्वेनिंग से बोला, तुम पहले निकल जाओ। मेरी आंखों में साफ कॉशन देखकर दोनों कुछ सेकंड के लिए टूट गईं। लेकिन जियांग स्वेनिंग मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बस एक फोन कॉल किया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि कई बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच गए। उन्होंने सू मेंग्याओ और किन हेयुए को फोर्सफुली पीछे हटाया, लेकिन सू मेंग्याओ फिर भी स्ट्रगल करती हुई मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे साथ चलो, यह जगह छोड़ दो, हम घर चलते हैं। हमने तुम्हारे लिए कॉलेज छोड़ दिया। अगर तुम्हें पेकिंग यूनिवर्सिटी पसंद है तो हम भी यहां आ जाएंगे, लेकिन तुम उसके साथ नहीं रह सकते। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनकर सहरन हो जाए। किन हेयू भी मेरी तरफ भागना चाहती थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें बस मुझ पर टिकी थीं, जैसे मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूं। लेकिन मैं जानता था ऐसा नहीं था। मुझे उनका ऐसा प्यार नहीं चाहिए था। मैंने उसका हाथ झटक दिया। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुमने कॉलेज छोड़ा, वो तुम्हारा फैसला था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अब तुम लोगों से प्यार नहीं करता। क्या अब भी समझ नहीं आया? मेरे ब्लंट रिजेक्शन ने दोनों को पूरी तरह तोड़ दिया। मेरी आंखों में साफ डिस्गस्ट और रिजेक्शन था। जियांग स्वेनिंग की नीली आंखें हल्की गहरी हो गईं। अगले ही पल बॉडीगार्ड्स ने सू मेंग्याओ को पीछे खींच लिया। जियांग स्वेनिंग ने शांत आवाज में कहा, अगर जिनियन तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो उसे फोर्स मत करो। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे प्राइवेट रेस्टोरेंट के अंदर ले गई। अब ठीक हो? उसकी जेंटल आवाज ने मेरे अंदर की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत कर दी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हां, थैंक यू। हम दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। अजीब तरह से हमारी पसंद काफी मिलती थी। टेबल पर रखे लगभग सारे डिशेस हम दोनों के फेवरेट्स थे। जियांग स्वेनिंग बार बार क्वाइटली मेरी पसंद का ध्यान रख रही थी। कभी मेरी प्लेट में खाना डालती, कभी टी भरती। जब उसने मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान देखी तो उसके होंठ भी थोड़ा ऊपर उठ गए। फिर उसने अचानक मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। सिनियन, तुम्हारे होंठ के पास थोड़ा सॉस लग गया है, मैं साफ कर देती हूं। उसकी उंगलियां धीरे से मेरे चेहरे को छू गईं। एक पल के लिए मैं कंप्लीटली फ्रीज हो गया। दिल जैसे अचानक तेज धड़कने लगा। हो गया। वो हल्का सा हंस दी और फिर कैजुअली खाना खाने लगी। लेकिन दूसरी तरफ स्क्रीन के पीछे बंधी हुई सू मेंग्याओ और किन हेयुए ऑलमोस्ट पागल हो चुकी थीं। उनके मुंह टेप से बंद थे।
हाथ पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। किन हेयुए इतनी जोर से स्ट्रगल कर रही थी कि रस्सियों के निशान उसके शरीर पर पड़ गए थे, लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। सू मेंग्याओ भी लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी। उनकी नज़र से देखा जाए तो अभी जो हुआ वो किस जैसा लग रहा था। दोनों बार बार खुद को यही समझा रही थीं, सिनियन ऐसा कभी विलिंगली नहीं करेगा। वो जियांग स्वेनिंग को पसंद नहीं कर सकता। वे काफी देर तक स्ट्रगल करती रहीं। एक बार तो ऑलमोस्ट छूट भी गईं, लेकिन अगले ही पल बॉडीगार्ड्स ने उन्हें फिर से बांध दिया। उधर हम दोनों आराम से बातें कर रहे थे, कभी हल्की हंसी, कभी छोटी सी टीजिंग। ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत समय से साथ हों। और इधर सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए एक दूसरे को देखकर तक इरिटेट हो रही थीं। उन्हें बस अपनी हेल्पलेसनेस पर गुस्सा आ रहा था। नॉर्थ सिटी पूरी तरह जियांग फैमिली का टेरिटरी था। सू फैमिली और क्वीन फैमिली भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। इस वक्त दोनों बस आम कॉलेज स्टूडेंट्स जैसी थीं, पावरलेस। काफी देर बाद जब मेरा डिनर खत्म हुआ तब बॉडीगार्ड्स उन्हें वापस बेजिंग भेजकर आए। दोनों को घर के बाहर बेहद बुरी हालत में फेंक दिया गया। जाने से पहले बॉडीगार्ड सिर्फ एक वार्निंग छोड़ गए। मिस जियांग ने कहा है, अगर फिर से मिस्टर जी को परेशान किया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सू मेंग्याओ धीरे धीरे उठी, लेकिन उसने उस वार्निंग को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उधर क्यून हेयुए घर पहुंचते ही उसके फादर ने उसे सीधे बंद कर दिया। डैड, मैं सिनियन को नहीं छोड़ूंगी। पहले आप भी तो मुझे सपोर्ट करते थे। थप्पड़। किन फादर ने गुस्से में उसे जोर से मारा। वो पहले की बात थी। पिछले 1 साल में तुमने उसके साथ क्या किया है, याद है? मैं और तुम्हारी माँ कितनी बार जी फैमिली के घर माफी मांगने गए हैं। तुमने जिनियन को हर्ट किया, सॉन्ग जिंगनियन के साथ उलझी रही, और अब सब खत्म होने के बाद वापस उसके पास जाना चाहती हो? किन फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। आज से घर में रहो, बाहर जाना बंद। लेकिन क्वीन हेयुए अब भी नहीं झुकी। मैं अपनी गलती मानती हूं, मैं उससे माफी मांगूंगी, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वो एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों के बल बैठी रही। किन फादर गुस्से में बाहर निकल गए। जब तक ये जिद नहीं छोड़ती, इसे खाना पानी मत देना। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। क्वीन हेयू लगभग बेहोश होने वाली थी कि तभी दीवार के कोने से एक ईंट हिली। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमकी। ईंट हटाते ही दूसरी तरफ सू मेंग्याओ थी। चलोगी? क्वीन हेयुए ने बिना हेजिटेशन सिर हिलाया। सू मेंग्याओ की मदद से वो वहां से भाग निकली। सू फैमिली का घर खाली था, लेकिन फ्लोर पर ढेर सारी चीजें फैली हुई थीं। हर चीज उनकी पुरानी यादों से जुड़ी थी। बचपन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, पुरानी डायरीज, छोटे गिफ्ट्स। एक डायरी में लिखा था, सिनियन हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहा है, वो हमें जरूर माफ कर देगा, हमने बस गलत तरीका चुना था। सू मेंग्याओ उन चीजों को देखते हुए ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड लग रही थी। काफी देर बाद क्वीन हेयुए ने मुश्किल से कहा, हम साथ काम करें? अगर ये पहले होता तो दोनों कभी ऐसा नहीं कहती। वे हमेशा राइवल्स थीं, लेकिन अब उनका कॉमन एनिमी था जियांग स्वेनिंग, और मुझे वापस पाने के लिए उन्हें साथ आना ही पड़ेगा। सू मेंग्याओ ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। अगले 3 दिनों तक दोनों ने हमारी सारी पुरानी यादें इकट्ठा कीं। जब कई बॉक्सेस भर गए तो दोनों अचानक चुप हो गईं। उन्हें वही दिन याद आया जब मैंने उनके दिए वेल और डॉल कूड़ेदान में फेंक दिए थे। क्या वो सच में खराब हो गए थे? अगर ये सब इतने साल तक ठीक हैं, तो उसके गिफ्ट्स कैसे खराब हो सकते हैं? उनके दिमाग में पिछले 2 महीनों की सारी बातें घूमने लगीं। असल जवाब उनके दिल में था, लेकिन दोनों उसे मानना नहीं चाहती थीं। वे खुद को यही समझाती रहीं, सिनियन हमें पूरी तरह भूल नहीं सकता। कुछ दिन बाद दोनों फिर सीक्रेटली नॉर्थ सिटी पहुंच गईं। लाइब्रेरी में जियांग स्वेनिंग का एक प्राइवेट स्टडी रूम था। मैं और वो आमने सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। कभी थियोरीज डिस्कस करते, कभी नोट्स कंपेयर करते। उसकी लर्निंग एबिलिटी ऑनेस्टली टेरिफाइंग थी। बुक्स में जो चीजें नहीं लिखी होती, टीचर्स जो प्रॉपर्ली नहीं समझा पाते, वो सब उसे पता था। मैं लगभग हर दिन उसके पास पढ़ने आने लगा, और जियांग स्वेनिंग भी पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसकी सोच के साथ पेस मैच कर सकता था। इसलिए वो मुझे बिना कुछ छुपाए सब सिखा रही थी। मैं तो हर वक्त जियांग स्वेनिंग के पीछे पीछे घूमकर उससे सीखना चाहता था, और जियांग स्वेनिंग भी पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जो उसकी सोच की स्पीड पकड़ सकता था। इसलिए वो मुझे बिना कुछ छुपाए सब सिखा रही थी। लेकिन ये सब सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए की नज़र में ऐसा था जैसे कोई उनकी सबसे कीमती चीज उनसे छीन रहा हो। दोनों जेलसी से लगभग पागल हो चुकी थीं। उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर फ्लावर्स से बना एक जायंट ब्लॉक कासल तैयार करवाया। उस कासल के अंदर काउंटलेस गिफ्ट बॉक्सेस रखे थे, जिनमें हमारी बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज भरी हुई थीं।
चारों तरफ कैंडल्स जल रही थीं। उनकी रोशनी पूरे सीन को किसी फेरी टेल प्रपोजल जैसा बना रही थी। सू मेंग्याओ और किन हेयुए दोनों स्पेशली तैयार होकर आई थीं। लोग लगातार उन्हें देखकर रुक रहे थे। दोनों हाथों में फ्लावर्स लिए नर्वस होकर मेरा इंतजार कर रही थीं। लेकिन काफी देर बीत गई। कई क्लासमेट्स ऊपर मुझे बुलाने भी आए। फिर भी मैं नीचे नहीं उतरा। आखिर क्यून हेयुए खुद को रोक नहीं पाई। उसने ऊपर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, जी शिनियन, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने आई हूं। पिछली बार तुम मेरा कन्फेशन नहीं सुन पाए थे, लेकिन इस बार मिस मत करना। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में देखने लगे। तभी सू मेंग्याओ भी आगे बढ़ी। सिनियन, तुमने कहा था कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनोगे। अब चूज करने का टाइम आ गया है। लेकिन ऊपर खड़ा मैं ये सब देखकर जरा भी इमोशनल नहीं हुआ। मैंने सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। रीजन फायर हैजर्ड और पब्लिक डिस्टर्बेंस। उधर जियांग स्वेनिंग ने स्कूल मैनेजमेंट को बुला लिया। साथ में एक वाटर ट्रक भी आ गया। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। याद है रियूनियन वाली रात का ट्रूथ और डेयर? मैंने कहा था ओपनिंग डे पर मैं 2 चीजें फेंक दूंगा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो 2 चीजें तुम दोनों थीं। कितनी भी बार मौका मिले मैं तुम में से किसी को नहीं चुनूंगा। मेरे इतना कहते ही वाटर ट्रक ने तेज पानी छोड़ा। एक ही पल में सारी कैंडल्स बुझ गईं। सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए पूरी तरह भीग गईं। अभी जो ड्रीमी कन्फेशन सीन था वो अचानक डिजास्टर बन गया। फ्लावर्स बिखर गए, गिफ्ट बॉक्सेस भीग गए, अंदर रखी सारी यादें पानी में खराब होने लगीं। सू मेंग्याओ के बालों से लगातार पानी टपक रहा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा कोल्ड एंड पेल लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, शिनियन, आई एम सॉरी। पहले जो हुआ वो हमारी गलती थी, लेकिन क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो? मैंने तुम्हें बहुत सालों से प्यार किया है। देखो, ये सारी चीजें उसी का प्रूफ हैं। इतने क्रूअल मत बनो, प्लीज। लेकिन मेरे दिल में अब उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं था। तभी किन हेयुए जल्दी से बोली, सिनियन, अब मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनो। बस जियांग स्वेनिंग को छोड़ दो। हम दोनों तुम्हें साथ मिलकर प्यार करेंगे। तुम्हें किसी एक को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी काली आंखों में ऑलमोस्ट ऑब्सेशन भरा हुआ था। पास खड़े लोग शॉक्ड होकर बातें करने लगे, लेकिन मुझे उनकी बातें सिर्फ अब्सर्ड लग रही थीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों पागल हो चुकी हो क्या? मेरे दिल में जो फीलिंग्स थीं तुमने खुद उन्हें खत्म किया है। ना मैं तुम्हें माफ करूंगा, ना तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। ये कभी नहीं होगा। मैं बिना हेजिटेशन मुड़ गया। क्यून हेयू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। वह सीधे मेरी तरफ गिर पड़ी, लेकिन मैंने बिना सोचे एक कदम पीछे हटा लिया। धड़ाम, वह जमीन पर गिर गई। मेरी कोल्ड रिएक्शन ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। यहां तक कि सू मेंग्याओ भी कुछ सेकंड के लिए शॉक में रह गई। मैंने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। सू मेंग्याओ, चिन हेयुए, अब मुझे ढूंढना बंद कर दो। मैं बहुत पहले ही आगे बढ़ चुका हूं। मेरे लिए तुम बस पुराने जान पहचान वाले लोग हो। शायद मैं किसी और से शादी करूं, लेकिन वो तुम दोनों में से कोई नहीं होगी। इतना कहकर मैं मुड़ गया, लेकिन सू मेंग्याओ अब भी मेरी जाती हुई पीठ को देखती रही। उसकी आंखों में हार थी, लेकिन ऑब्सेशन अब भी बाकी था। तभी कई पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच गए। पुलिस किसने बुलाई थी? ये सब किसका अरेंजमेंट है? थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए को अपने साथ ले गई। एक पुलिस कार में सब लोग नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मैं और जियांग स्वेनिंग अपनी कार से स्टेशन जाने वाले थे। लेकिन तभी एक पुरानी वैन अचानक तेज स्पीड से पुलिस कार की तरफ बढ़ी। जियांग स्वेनिंग का ड्राइवर पहले स्पेशल फोर्सेज में रह चुका था। उसने तुरंत कार घुमा ली। हम बच गए, लेकिन पुलिस कार इतनी लकी नहीं थी। वो वैन जैसे सीधे उसी को टारगेट करके आई थी। पूरी ताकत से उसने पीछे से पुलिस कार को टक्कर मार दी। अगर कोई उस वैन के अंदर देखता तो ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी सॉन्ग जिंगनियन था। उसका चेहरा और शरीर अब भी बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। अब उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वो मुझे अपने साथ खत्म करना चाहता था। जब सू मेंग्याओ और किन हेयुए ने उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी, तब उसके पास सर्जरी तक के पैसे नहीं बचे। उसने उनके दिए सारे गिफ्ट्स बेच दिए। फिर भी उसे कोई टॉप डॉक्टर नहीं मिला। ऑपरेशन के बाद भी रिकवरी अच्छी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा था कि उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सॉन्ग जिंगनियन अपनी बदसूरत हालत सहन नहीं कर पा रहा था। यूनिवर्सिटी लौटने के बाद उसे लगता था कि हर कोई उसे घिन और तिरस्कार से देख रहा है। फिर उसकी लगातार एब्सेंस की वजह से स्कूल ने वार्निंग दी। आखिरकार उसे एक्सपेल कर दिया गया।
उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो फिर जी शिनियन के पास सब कुछ क्यों हो? इसी सोच ने उसे पूरी तरह पागल बना दिया। उसने मुझे पुलिस से बात करते देखा था, इसलिए पहले से वैन लेकर तैयार बैठा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस कार में मैं नहीं था। अंदर सू मेंग्याओ और किन हेयुए बैठी थीं। धड़ाम! टक्कर इतनी भयानक थी कि पुलिस कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह दब गया। पीछे का ग्लास टूटकर अंदर बिखर गया। सू मेंग्याओ, किन हेयू और पीछे बैठे ऑफिसर सब बेहोश हो गए। उधर वैन के अंदर सॉन्ग जिंगनियन भी स्टीयरिंग पर झुककर अनकॉन्शियस पड़ा था। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और पुलिस सायरन्स पूरे इलाके में गूंजने लगे। मेरे हाथ तक कांप गए थे। मैंने तुरंत जियांग स्वेनिंग को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम ठीक हो ना? मैं बार बार उसे चेक कर रहा था। फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, हम सेफ हैं, बाकी लोग भी बच जाएंगे। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी रूम के बाहर हम सू फैमिली और क्यून फैमिली के आने का इंतजार करने लगे। कई दिन बाद क्यून हेयुए को होश आया। उसकी इंजरीज कंपैरेटिवली कम थीं, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त वो बेहोश हो चुकी थी और पुलिस ऑफिसर ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। बस उसकी एक टांग क्रश होकर टूट गई थी। लेकिन सू मेंग्याओ की हालत ज्यादा खराब थी। टूटे हुए ग्लास के टुकड़े उसके सिर में घुस गए थे। जान को खतरा नहीं था, लेकिन फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। उधर सॉन्ग जिंगनियन को सिवियर कंकशन हुआ। उसकी दोनों टांगें भी टूट गईं। जब किन हेयुए को होश आया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। डैड, उन्हें जाने दो। उस दिन उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती सॉन्ग जिंगनियन की थी। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, और अब मैं उनके लायक नहीं रही। हमेशा एरोगेंट रहने वाली क्यून फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर पहली बार इतनी टूटी हुई लग रही थी। वो मेरे सामने अपनी टूटी हुई टांग के साथ दिखना सहन नहीं कर पा रही थी। हालांकि फ्यूचर में ठीक होने का चांस था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। अगर वो कभी ठीक न हुई तो क्या वो जिंदगी भर मेरे सामने लंगड़ाती रहेगी? उसने मन ही मन तय कर लिया, जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी तभी मुझे ढूंढेगी। क्वीन पेरेंट्स सिर्फ हेल्पलेस होकर आहें भर सकते थे। तभी क्वीन हेयुए को अचानक सू मेंग्याओ याद आई। ड्रीम याओ कहाँ है? वो कैसी है? काफी देर की चुप्पी के बाद क्वीन पेरेंट्स ने धीरे से कहा, वो बच गई, लेकिन उसके दिमाग पर असर पड़ा है। जैसे ही वो किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचती है, उसके सिर में अनबेरेबल दर्द शुरू हो जाता है। उधर हॉस्पिटल रूम में लेटी सू मेंग्याओ ने भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जी सिनियन कौन है? मैं उसे नहीं जानती। मैं नहीं मिलना चाहती। उसकी आवाज बेहद कोल्ड थी। बाहर खड़ा मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर साइलेंटली वहां से चला गया। मेरे दिल में थोड़ी गिल्ट जरूर थी। आखिर सॉन्ग जिंगनियन मुझे मारना चाहता था और चोट उन्हें लगी, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं कॉम्पेंसेशन छोड़कर वापस चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही सू मेंग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक्टिंग कर रही थी। उसे एमनीशिया नहीं हुआ था, लेकिन उसकी हालत एमनीशिया से कम भी नहीं थी। जो इंसान हमेशा स्मार्ट रहा हो, अगर वही प्रॉपरली सोच तक न पाए तो वो टॉर्चर कितना पेनफुल होगा। उसने आंखें नीचे कर लीं। पूरा शरीर होपलेसनेस से भरा हुआ था। अगर उसे सिर्फ हल्की चोट लगी होती तो शायद वो सिंपैथी लेकर मुझे वापस पाने की कोशिश करती, लेकिन अब वो खुद को यूजलेस महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद क्वीन हेयुए व्हीलचेयर पर उसके रूम में लाई गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक जैसी लोनलीनेस और हेट्रेड थी। अगर सॉन्ग जिंगनियन नहीं होता तो उनकी जिंदगी इस हालत में कभी नहीं पहुंचती। सू फैमिली और किन फैमिली के प्रेशर की वजह से जेल में सॉन्ग जिंगनियन की हालत बदतर होती गई। ना वो ठीक से जी पा रहा था, ना मर पा रहा था। उधर सू मेंग्याओ और क्वीन हेयुए ने एक जैसा फैसला लिया। वे मुझसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि कम से कम इससे मेरे दिल में गिल्ट तो बना रहेगा। शायद कुछ साल बाद जब वे ठीक हो जाएं, तो उसी गिल्ट के सहारे एक आखिरी चांस मिल जाए। लेकिन रियलिटी इतनी आसान नहीं थी। रिहेबिलिटेशन की वजह से दोनों एक साल तक एग्जाम नहीं दे पाईं। अगले साल उन्होंने फिर से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया। किन हेयुए किसी तरह पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले गई, लेकिन सू मेंग्याओ सिर्फ नॉर्थ सिटी की एक दूसरी यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाई, और ये भी उसकी लिमिट से ज्यादा मेहनत का रिजल्ट था। उसके दिमाग की चोट कब ठीक होगी, या कभी होगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता था। ओपनिंग डे पर किन हेयुए फिर सरप्राइज लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन कैंपस का माहौल अजीब था। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे थे। सुना है किसी की शादी हो रही है। किन हेयू ने डॉर्मेट्री के नीचे खड़े एक लड़के से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम जी सिनियन को बुला सकते हो? लड़का पहले थोड़ा शाय हुआ,
लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन अजीब हो गया। आप फ्रेशर हैं क्या? आपको पता नहीं? सीनियर जी आज शादी कर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। सीनियर जी और सीनियर जियांग दोनों ही सुपर जीनियसेस हैं। उन्होंने कई ग्रेड स्किप किए हैं। सीनियर जी तो अब पोस्ट ग्रेजुएट बन चुके हैं। फ्यूचर में शायद यही पढ़ाएं भी। दोनों हमेशा साथ दिखते हैं। परफेक्ट कपल लगते हैं ऑनेस्टली। पिछले साल प्रपोजल हुआ था। पूरा स्कूल जेलस हो गया था। और अब इस साल शादी भी कर ली। अगर आप अभी प्लेग्राउंड जाएंगी तो शायद सेरेमनी देख लें। क्यून हेयू कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। उसे खुद नहीं पता चला कि कब उसके कदम प्लेग्राउंड तक पहुंच गए। और वहां कोने में सू मेंग्याओ भी खड़ी थी। दोनों की नजर दूर खड़े उस लड़के पर टिक गई जिसने सफेद सूट पहन रखा था। उनकी आंखों में प्यार अब भी था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्टेज पर आवाज गूंजी, अब ब्राइड और ग्रूम रिंग्स एक्सचेंज करेंगे। मैंने जियांग स्वेनिंग की उंगली में रिंग पहनाई। उसने भी मेरी उंगली में रिंग पहनाई। अगले ही पल हम दोनों किस करने लगे। चारों तरफ चीयरिंग शुरू हो गई। मैंने हंसते हुए जियांग स्वेनिंग को अपनी बाहों में उठा लिया और क्राउड से दूर भाग गया। मिसेस जियांग, मुझसे शादी करके खुश हो? वह हंस पड़ी। बहुत। दो बिल्कुल अलग सोल्स जब सच में एक दूसरे को समझ लेते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि सही इंसान कौन है। पीछे कहीं सू मेंग्याओ और क्विन हेयुए चुपचाप मुड़ गईं। दो अलग दिशाओं में चली गईं। जो 3 लोग कभी इंसेपरेबल थे, वे आखिरकार पूरी तरह बिछड़ गए। हालांकि वे एक ही सिटी में रहते थे, फिर भी वे कभी दोबारा हमसे नहीं मिले। उन्हें बस हमारी खबरें सुनने को मिलती रहीं। सुना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट खत्म करके कई इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। सुना, जियांग स्वेनिंग ने जियांग फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सुना, हमारी शादी बेहद हैप्पी थी। फिर एक दिन टीवी पर उन्होंने हमारी न्यूज़ देखी। पूरा देश हमारी लव स्टोरी, टैलेंट और ट्रस्ट की तारीफ कर रहा था। तभी उन्हें आखिरकार एहसास हुआ, मैं उस जगह पहुंच चुका था जहां वे कभी पहुंच ही नहीं सकती थीं, और उनके लिए अब सच में कोई चांस बाकी नहीं था।